कबाड़ी बाजार। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस काल कोठरी में क्या क्या होता है, कितना अंधेरा है। एक इतनी सी जिसमें पैर फैल सके, बस हाथ नहीं, और वो केबिन है। एक आदमी जो केवल उनके साथ सेक्स संबंध बनाने के लिए अंदर तक आया है। उसको कोई मतलब नहीं वो उसको कहाँ काट रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। कौन है वो लोग जो इन्हें इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि भय नहीं है इनके अंदर। जो मालकिन हैं उनके अंदर भय नहीं है, डर नहीं है। क्यों नहीं है? एक जीने में आहट सुनाई देती है, एक आदमी ऊपर चढ़ के आता है और 10 की 10 लड़कियां उठ के उसके सामने खड़ी होती है, सीना दिखाएंगी अपना, आगे धक्का मारेंगी एक दूसरे को, क्योंकि वो उनकी जरूरत है। आप ये क्यों कहते हैं कि जो भी लड़की वो सीढ़ियां चढ़ गई वो वापस नहीं आ पाती, क्यों? मैं नहीं कह सकती। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब लड़की को तैयार किया जाए, वो तैयार ना हो रही हो तो उसको चूना डाला जाए उसके प्राइवेट पार्ट्स में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसको मिर्च डाली जाए और उसके बाद पहलवान जैसे पाल रखे उनको सेक्स करने के लिए कहा जाए। मैम, ये लड़कियों को ऑक्सीटॉसिन दिया जाता है? तो उसने कहा दीदी वो इंजेक्शन देने पड़ते हैं, छोटी लड़की मांगते हैं लेकिन ग्रोन मांगते हैं, मतलब मजबूत मांगते हैं। लड़की है, उसे निकाल दो अभी के अभी, नहीं चली जाएगी यहाँ से। एक दरवाजा है छोटा, ये दरवाजा बिल्कुल सेम। कैसे भागेगी जब अंदर चली गई? उनको लगता है अभी लड़की पुरानी हो गई है। हाँ। ये लड़की बीमार रहती है ज्यादा। हाँ। के बाद उसकी लाइफ कैसे होती है? मैं एक घटना आपको बताऊंगी। एक महिला बीमार हो गई और HIV पॉजिटिव हो गई। मैं एक दिन गई तो मैंने कहा मुझसे क्या कहना चाहती है? उसने कहा है आप इमेजिन नहीं कर सकते, सड़क पे एड़ियां रगड़ते हुए मिली उसी बाजार। दोस्तों, सुपर टॉक्स की जर्नी का अभी तक का सबसे इमोशनल एपिसोड हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिम्मत चाहिए, क्योंकि आज के एपिसोड में हम कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को भी एक्सपोज करने वाले हैं, किस तरह से वो धंधा कर रही हैं, और हम डरने वाले नहीं। हमारे साथ हैं अतुल शर्मा जी, पिछले 30 सालों से सेक्स वर्कर्स के लिए काम कर रही हैं, उनको रेस्क्यू कर रही हैं रेड लाइट एरिया से। आज हम इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री, रादर इस माफिया गैंग को समझने वाले हैं, इनके बिजनेस को एक्सपोज करने वाले हैं, किस तरह से धंधा चला रहे हैं। नाबालिग बच्चियों को हमारे देश के गांव से उठाते हैं और दिल्ली बॉम्बे जैसे कोठों में इनके जिस्म को कौड़ियों के भाव कैसे बेचा जाता है, सब बताने वाले। किस तरह से एक ब्रॉथल चलता है, वहां की मालकिन क्या क्या करती है। छोटी छोटी बच्चियों को ना इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर उम्र से पहले जल्दी मैच्योर हो जाए, ताकि लोग आकर उनका इस्तेमाल हर रोज कर सके। ये बातें चुभनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में हो रही हैं। सवाल तो सब पर आएगा, क्योंकि प्रशासन भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, और सबकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। आपसे आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, बल्कि हम पिछले 8 सालों से एक संस्था चला रहे हैं, SK चिल्ड्रन फाउंडेशन, जिसके माध्यम से 200 गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे सिर्फ हम नॉलेज ही नहीं गेन कर रहे, बल्कि आप अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज नहीं कहूँगा एंजॉय द शो, आज मैं कहूँगा फील द शो। अतुल शर्मा जी, मैम, आपका स्वागत है सुपर टॉक्स पे। थैंक यू। आपको शायद जो लोग नहीं जानते वो एक नॉर्मल इंसान समझे। इन रियलिटी अगर मैं सच कहूँ या सच मायने में कहूँ, जो हम बचपन से एक शब्द बोलते हैं कि मेरा फेवरेट हीरो ये बॉलीवुड एक्टर है, मेरी हीरोइन ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है, मैं सही पैमाने पे बताना चाहूँगा कि आप ही इस देश की रियल हीरो हैं, जो कि इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के भविष्य को उज्जवल करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और आज के पूरे एपिसोड में हर कोई महसूस कर पाएगा, क्योंकि जब से आपकी मेरे से बात हो रही है ऑफ कैमरा, जब से, तब से मैं
इमोशनल ही हो। तब से मतलब मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ, हर बार क्या होता है एपिसोड बड़ी एनर्जी से स्टार्ट होता है, हाँ हाँ पर बिल्कुल वो बात अभी तक नहीं लग रही है। डाइजेस्ट नहीं हो रही। हाँ मैम शुरू से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। कबाड़ी बाजार, हाँ और कहा जाता है कि वहाँ की रक्षक हैं आप। हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ खुद को, कोई कहे ना कहे, मैं मानती हूँ, क्योंकि किसी और को मैं वहाँ दुख देने नहीं देती। मुझे भले ही उसके लिए कितना भी फाइट करना पड़े, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, मगर मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। लड़ती उनसे भी हूँ, उनके गलत कामों के लिए लड़ती हूँ, लेकिन उनके लिए खड़ी रहती हूँ। हम अपने बच्चों को भी तो सपोर्ट करते हैं ना। घर में उसको डांटेंगे, मारेंगे, आके थप्पड़ भी लगाएंगे, ये गलत किया, लेकिन दूसरे के सामने नहीं कहेंगे। तो मेरे लिए वो मेरे बच्चों के ही समान है, और मैं ये मान के चलती हूँ कि वो गलती से या दुर्भाग्य से वहाँ फंसी हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको सुधारूँ तो, पर दूसरों के सामने नहीं। दूसरों के सामने मैं उनका ही पक्ष करती हूँ, और पूछती हूँ लोगों से कि अगर ये ख़राब औरतें हैं तो अच्छा बनाइए इनको, अपने घर में काम दे दीजिए। झाड़ू पोछा आप कराते हैं, मेड तो रखते हैं आप, रख लीजिए, खाना बनाने पे रख लीजिए। आपकी कोई छोटा मोटा प्रतिष्ठान हो, उसमें सफाई के लिए रख लीजिए। लेकिन नहीं रखेंगे आप, क्योंकि आपकी बीवियाँ, आपकी माँ, आपकी बेटी बहन सब आप पे नज़र रखेंगी कि हमारे बेटे को, भाई को, पति को तो नहीं फंसा रही। वो जो उनके माथे पे कलंक लगा हुआ है, उसको नहीं हम मिटा पाए। मैं मिटा भी नहीं पाई, मतलब मैंने चाह के भी ये बहुत कोशिश की, और जाने अनजाने फिर मुझे ये करना पड़ा कि मैंने उनकी पहचान छिपाई, और तब मैंने कुछ उनके लिए कर पाई। मैम इन 30 सालों में आप रेड लाइट्स एरियाज़ में जाते रहे, आपने बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस करे, इतना भी पता चला कि आपको भी मारने की कोशिश की गई, गाड़ियाँ चढ़ा दी गई, और शरीर में हड्डियों से ज़्यादा लोहा है हड्डी से ज़्यादा लोहा है। किसी ने अभी मुझे कहा कि अब तो आप लौह वुमन हो गई, तो अब मैंने कहा पता नहीं, वो तो पहले से दिन से थे शायद, और शायद जन्म से कुछ कुछ बच्चों में कुछ चीज़ें अच्छी और बुरी होती हैं। तो मुझ में एक बुरी चीज़ ये थी कि मुझे हर चीज़ का विरोध करना होता था। अगर मुझे वो सही नहीं लग रही है तो मैंने विरोध किया अपने घर में भी। बहुत मतलब इकलौती बेटी हूँ, लेकिन फिर भी मतलब विरोध करना है, और डट के करना है, चाहे भले ही 4 थप्पड़, वो ज़माना तो पिटने का था, लगे, पर विरोध करना था किसी भी चीज़ का। जैसे और मैम लो पुरुष सरदार हाँ। वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था, इस युग में लो महिला अगर किसी को कहना है तो नहीं, अतुल शर्मा जी हैं। मैम मैं थैंक यू जी। कबाड़ी बाजार के बारे में जानना चाहता हूँ, इसकी हाँ। लोकेशन क्या है, होता क्या है, क्यों आप इसमें कहती हैं कि यहाँ पर जो आदमी आते हैं वो नर पिशाच बन जाते हैं, है क्या? बिल्कुल। देखिए, ये तो कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मुगलों का जहाँ स्थायित्व रहा, जहाँ वो रुके, वहाँ हर जगह उन्होंने एक एक सिस्टम बनाया कि आदमी किसी राह चलती औरत को ना बदतमीज़ी करे, कोई छेड़े ना। तो बीचों बीच शहर में और इस तरह के बनाए गए। जैसे कबाड़ी बाज़ार मेरठ में, या सोनागाछी है, या कमाटीपुरा है, या जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा हुई, वो उसके पीछे ये था कि उनका अपना सिस्टम सोचने का था कि भाई मेरा कोई ऐसा गलत ना निकले बच्चा। अगर उसको नाचना गाना, वो कोई ऐसा समय नहीं था, नाचना गाना सुनना तो वहाँ जाओ, तवाइफ़ी दौर था। कहने का ये है कि वो तवाइफ़ थी जो नाचती गा के अपना पेट भरती थी और जीवन यापन करती थी। और अगर उनको किसी एक का होना, देखिए माँ बनने का अधिकार सबके पास था। अगर माँ बनने की उनकी प्रबल इच्छा है तो वो किसी एक की होके रहती थी, उसी के नाम पे रहती थी, चाहे भले ही वो उसकी अपनी दूसरी दुनिया है, उसकी शादी है, उसके बच्चे हैं, लेकिन उसका दखल नहीं होता था, और वो उसी के नाम पे जीवन काटती थी, किसी और पुरुष से उसका कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, और मैं अगर कहूँ कि इस सितंबर में 31 साल मुझे हो जाएंगे, तो इन 31 सालों में वो सारा समय मेरे सामने बदलता चला आया। उस समय मैं देखती थी कि वहाँ पे थोड़ा नाचने गाने का शाम को होता था, और हमारे घरों से भी हिदायत होती थी कि शाम को नहीं जाना बाज़ार, जाना है तो भैया चला जाएगा, कोई और चला जाएगा, क्योंकि शाम को वहाँ उनका नाचने गाने का रहता है। आवाज़ आती थी नीचे तक, हारमोनियम की, तबले की आवाज़ आती थी, गाने की भी आवाज़ आती थी, धमक भी महसूस होती थी। लेकिन कैसे बदलाव आया, मैं क्या कहूँ, कि मेरे देखते-देखते, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे देखते-देखते बदलाव आया, और मेरा फेलियर भी है कि मैं उस बदलाव की मतलब हामी तो बनी कि मेरे सामने हुआ,
मगर मैं कुछ कर नहीं पाई। कब हुआ, कैसे बदला, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। मैम क्या बदलाव आया एग्जैक्टली, अगर आप कुछ मुझे इवेंट्स बताएं। हाँ, पहले जैसे लड़कियों में क्या था, हाँ, अब क्या था? देखिए जैसे पहले कोई नाबालिग बच्ची वहाँ शोषण का शिकार नहीं हो सकती थी और मात्र सत्तात्मक परिवार थे, मतलब बेड़िए हैं, नट हैं, कंजर हैं, वो जातियाँ थीं और जिनका ये प्रोफेशन था। तो माँ नानी होती थी, माँ होती थी, बेटी होती थी, मात्र सत्तात्मक परिवार थे। नानी उसी प्रोफेशन में थी, फिर माँ आ गई उसी में, मौसी आ गई, फिर बेटी आ गई, मौसियों की बेटियाँ आ गई। ये ऐसे चल रहा था सब सिस्टम। तो अपने बच्चे कितने भी हों, माँ कभी उनके साथ जाति नहीं कर सकती। तो वो जाति का दौर नहीं था, नाचना गाना सीखना। और उनके यहाँ खुला था कि आप चाहें तो इस पेशे में आए और चाहे तो घर रहें, पढ़ ले, पढ़ना हो तो वहाँ चले जाए, अलवर, जयपुर, अजमेर, ग्वालियर, जहाँ रहते हैं वहाँ रहें आप। तो वो उनके लिए स्वतंत्रता थी। फिर धीरे धीरे दौर बदला और देखते देखते बदला। इतनी हैरानी होती है, आज पीछे देखती हूँ कि पहले रेडियो आया, रेडियो से चल रहा है, कोई बात नहीं, गाना सुनने जिनको जाना है, जिनको वो जाएंगे ही वहाँ। मगर फिर टेलीविज़न आया। वो बुद्धू बक्से ने ऐसा ख़राब किया कि आपको मनोरंजन तो घर में दे दिया, आप शाम के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। आपको एक चस्का लगा कि ये तो मुझे घर में दिख रहा है, जो मैं कभी फिल्म देखने वहाँ जाता वो तो मुझे घर में दिख रही हैं। पिक्चर भी देख सकता हूँ, न्यूज़ भी सुन सकता हूँ, छोटे छोटे सीरियल्स शुरू हुए उनको भी देखता हूँ। और वो बदलाव ने ये परिवर्तन करा कि जो ठीक लोग थे, जिनके घर में टीवी एक बड़ी चीज़ थी, जो लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी, तो जिनके घर में था, अगर उनमें कोई ऐसा था कि वहाँ जाना आना था, वो भी बड़ी चोरी से, उन्होंने जाना बंद कर दिया। मनोरंजन उनको घर में मिला, वहाँ रह गए। अब क्या है, उसके बाद तो चीज़ें बढ़ती चली गई। आप, मुझे कहने में शर्म आती है, मगर OTT प्लेटफॉर्म जो परोस रहा है वो तो उन्होंने भी नहीं परोसा कभी। वो भी जो कुछ हुआ बंद कमरे में हुआ। आप देख रहे हैं कि जितना OTT पे जो कुछ जैसा कंटेंट आ रहा है उसको देखने में हमें शर्म आती है। और हमारा टाइम होता था कि अगर विज्ञापन आ रहे हैं और कोई ऐसा विज्ञापन आ गया जिसमें एक कहूँ स्पष्ट तो कंडोम का विज्ञापन आ गया, तो पता होता था कि अब आने वाला, क्योंकि पहले आता था कि वो खेद है रुकावट के लिए या विज्ञापन शुरू होने वाला। तो उससे पहले ही पापा जी हमारे कहते कि जब बेटा पानी ले आइए, और जैसे ही पानी लेके आना उन्हें लगा कि ये शुरू हो गया तो जा वो भी लिया इसके साथ में, ऐसे करके तो 2 गिलास लिया, अपनी अम्मा के लिए भी लिया। वो हटाने का एक तरीका होता कि था। कॉन्डम की ऐड आ रही है तो आपको आपको भेज नहीं दिया। देखना, भेज दिया, नहीं देखना। और उसके, हालांकि मैं समझती हूँ कई बार गैर जानकारी में उसके नतीजे भी खराब होते हैं, पर हम चोरी छिपे देखता है आदमी है। पर ये हुआ कि जैसे ही ये दूरदर्शन ने परोसा, फिर उसके बाद ये दूसरे और चैनल्स आए और चैनल की भरमार हुई, और फिर अब तो OTT आ गया और द टॉप आ गया। तो वो आपको कुछ भी करे, उस पर तो कोई सेंसर नीति नहीं है। कई बार हमने लिखा भी है, पर उस पर कोई सेंसर नीति की कोई बात ही नहीं करता। सरकार को भी लिखा है, पर उस पर कोई बात नहीं करता। और कितना खुला परोसा जा रहा है, तो मैं इसलिए उनको तो दोषी मानती ही नहीं हूँ। इतना ही वहाँ कम होता चला गया। वहाँ वो लोग जाने रह गए कि जो ठेले वाले हैं, पुताई करने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले, रिक्शे वाले हैं, ये इस तरह के लोग रह गए, मजदूर हैं, वो लोग रह गए। और अगर मैं पहले कहूँ तो रेड लाइट एरिया सभी नहीं जानते क्यों कहते हैं। जहाँ से ये शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ पर रेड लाइट जलती थी हर शाम 8 बजे के बाद। 8 बजते ही एक आदमी आता और वो लैंप पोस्ट टाइप का होता था, उसको जलाता तो उसमें से लाल रोशनी होती थी। ये रेड लाइट एरिया है। यानी आप समझ लीजिए कि आप चौराहे पे रुक रहे हैं रेड लाइट को देख के, तो ये कहा जा रहा है कि आप जा नहीं सकते वहाँ, मत जाइए, आपको हमने वार्न कर दिया, खतरा है ये, बाकी आपकी इच्छा है। वो दोनों तरफ रेड लाइट होते थे, रेड लाइट एरिया ही नाम पड़ गया। फिर मुझे अपना ध्यान है, आगे का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारा बड़ा एक मतलब सैनिक गाह है मेरठ, आगरा के बाद ये दूसरे नंबर पे। तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, जब मैंने शुरू किया गया था, इतनी उम्र नहीं थी तो इतना समझ भी नहीं थी, तो लिखा था कि सैनिकों का प्रवेश निषेध, दोनों तरफ लिखा हुआ है, यहाँ इधर भी और जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ भी, एक सीधी सड़क है, सैनिकों का प्रवेश निषेध है। वो बहुत बाद में समझ में आया जब हमने काम शुरू कर दिया वहाँ, कि वो इसलिए था कि यहाँ सैनिक आएँ और नशे में होकर और अपनी कोई इस तरह की बात उगल दें, और ये महिलाएं उससे कुछ उगल लें,
और फिर बाद में एक घटना हुई भी कि वहाँ पे एक महिला पकड़ी गई जो हमारे ज़रिए पकड़ी गई, और वो बहुत सारे उसने डॉक्यूमेंट्स इस तरह के इकट्ठे कर लिए थे जो हमारी सुरक्षा को खतरा थे, वो पकड़ी गई और नामचीन वो महिला थी। तो वो इस तरह की घटनाओं के लिए वो सैनिक फिर हटा, वो बोर्ड भी हट गया। केवल कहने में रेड लाइट रह गई, वो रेड लाइट्स भी नहीं रही। और जो ये नीचे के तबके के लोग थे वो केवल वहाँ जाने वाले रह गए, जो केवल 200 से 250 अपनी अर्निंग का रोज का खर्च कर सकें। बड़े लोगों के लिए तो और बहुत सारी जगह थी, होटल्स खुल गए। मेरठ कोई ऐसी बड़ी बिजनेस गाह नहीं है कि जहाँ हज़ारों होटल्स हैं, तो वो खुल गए, तो उनको वहाँ मिल रहा है जो कुछ मिल चाहिए उनको। पुलिस का डर नहीं है, साफ़ सफाई का है, वहाँ पे उतना ही गिरता चला गया। मैं अगर 30 साल पहले का देखूं तो थोड़ी बहुत सफाई थी, मुझे लगता था कि मैं उनके बिस्तर बैठी हूँ तो बस मैं एक बार ऐसे करती थी और बैठ जाती थी। लेकिन आज लगता है कि कैसे बैठूं, उतना ही गंदा होता चला गया, क्योंकि उनको परवाह ही नहीं रही कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। 200 रुपये जो दे रहा है वो कौन, या फिर मुफ्त में सेक्स की भूख मिटाने के लिए जो पुलिस वाले आ रहे हैं वो हैं निचले स्तर के कांस्टेबल, दीवान जी, इस तरह के लोग आ रहे हैं। उनको तो पैसा देना नहीं है, उनको तो उल्टा लेके जाना है। तो इस तरह के लोग आना शुरू हो गए। यानी वो जिस गर्त में तो थी, लेकिन फिर भी अपने उन्होंने मानक तय कर रखे थे कि हमारे यहाँ कोई नाबालिग लड़की नहीं आएगी जब तक उसकी नतुतराई नहीं हो जाएगी, और मतलब वो धंधा नहीं करेगी, और उनकी अपनी बेटियां थीं स्वेच्छा से। लेकिन ऐसा बदला 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो मैंने देखना शुरू किया कि तेज़ी से नई लड़कियां आ रही हैं। मैं लगती फेस कट नहीं है इनका, वो जो राजस्थानी लड़कियों का है, और जाते उनके यहाँ कहीं गोदना है या कहीं हाथ पे गोदना है, कुछ ना कुछ रहता था कि नहीं है। और फिर नेपाली लड़कियां आनी शुरू हुई, तो वो तो साफ दिख रही थी कि हम तो सोचते पहाड़ी लड़कियां, लेकिन वो नेपाली थी। और फिर आप इमेजिन नहीं करेंगे कि मेरे सामने ऐसी लड़की आई एक दिन, जिस लड़की ने मुझे कहा कि मुझे निकलना है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ जाओगी, कहाँ की हो, पहले मुझे बताओ, मैं घर वालों को खबर करूँगी, मुझे बता दो तुम एक बार। मैं कोशिश करती हूँ कि पहले किसी से घर का पता लूँ और उन लोगों को कन्विंस करूँ। मुझे एक रेस्क्यू, लोग कहते हैं कि हमने तो इतने रेस्क्यू कर दिए, इतना, मैं एक रेस्क्यू को 6-7 महीने लग जाते थे मुझे टारगेट करते हुए, क्योंकि उस पर ही फोकस करती थी, फिर मैं दूसरी जगह नहीं करती थी। कबाड़ी बाजार लेकर आया गया, उस रेड लाइट एरिया में लड़की ने पैर रखा, लड़की ने मैम देख लिया सब। अब जब वो उसमें घुसी तो तब वो वहां से भागी क्यों नहीं? कैसे पता लगे कि क्या है ये? पहले तो घुसेगी ना, पहले देखेगी हॉल में एक औरत बैठी है, कहेगी आजा बेटा आजा बेटा, है ना। वो आदमी कहेगा ये मेरी मौसी है या मेरी फलानी है या मेरी टिकानी है, बैठ जाएगी। 2-4 दिन उसको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, धीरे धीरे उसको समझ में आएगा ये आदमी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लड़के अंदर- ट्रीटमेंट जैसे मतलब अच्छा खाना दिया जाएगा, अच्छे से उसके साथ प्यार से बातचीत की जाएंगी, है ना। मेकअप का बहुत सामान दिया जाएगा, ले कुछ भी ले ले तू, मेरी कोई भी ड्रेस ले ले जो तुझे अच्छी लग रही हो, किसी भी लड़की की ले ले, अरे तू तो उसकी बेटी है तो मेरी बेटी है जो लेके आया, है ना। अब ये तो उसे जब समझ में आता है, जब देख रही कि आदमी आ रहा है, बहुत सारा आदमी आ रहे हैं, फिर वो लड़कियां भाग के जाती हैं एक ऐसे अपने आप को डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि मैं या मैं। आप उसकी इमेजिन नहीं कर सकते, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे जाती हैं वो लड़कियां। एक जीने में आहट सुनाई देती है, एक आदमी ऊपर चढ़ के आता है और 10 की 10 लड़कियां उठ के, अगर 10 हैं वहाँ, तो वो उसके सामने खड़ी होती हैं, सीना दिखाएंगी अपना, मैं हूँ, आगे धक्का मारेंगी एक दूसरे को, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है, वो उनका प्रोफेशन नहीं है, वो उनकी ज़रूरत है। कि कैसे उनका डिवाइडेशन है उसके पैसे का, मात्र 200 या 250 रुपये, और दिन भर में अगर वो 15 कस्टमर नहीं निपटाएंगी तो वो कैसे देंगी, क्योंकि वो वहाँ रहने के लिए अधिकृत नहीं है, वो उनकी बेटियां नहीं हैं, उनको उस जगह का पैसा भी देना पड़ेगा, वो धंधा भी करेंगी, कमा के भी देंगी, और उस जगह का पैसा भी देना पड़ेगा, पुलिस का देना पड़ेगा, दलाल का देना पड़ेगा, पर डे अपनी रोटी का देना पड़ेगा, रोटी बाजार से आती है, वहाँ कुछ नहीं बनता, वो देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो कोठा ओनर, 2 तरह के होते हैं, एक ब्रोथल ओनर है, एक ब्रोथल कीपर है। ब्रोथल ओनर वो जो जिसकी बिल्डिंग है, अपनी मिल्कियत है, और कीपर वो है जो उस बिल्डिंग का जो ध्यान रख रहा है। हाँ, एक जो बिल्डिंग है जिसकी, और दूसरा जो हाँ, बिल्डिंग को चला रहा है। और एक बिल्डिंग में 4-4 ब्रोथल कीपर हो सकते हैं, 4 मंजिल है, 4 में अलग अलग धंधा कर रही हैं, 4 ब्रोथल कीपर अलग अलग, उनका भी जाना है, दलाल का भी जाना है। तो बताइए, अगर वो दिन भर में 15 कस्टमर नहीं निपटाएगी, और अगर बच्चा है उसका, तो उसका भी देना है, उसके पास नहीं रहता बच्चा, बच्चा छीन लिया जाता है,
तो उससे मिलने के लिए भी 200 रुपये देने, अगर मिलने का मन है बच्चे से। और ऐसे बच्चे के साथ मोह नहीं जुड़ने देते। बच्चे का, माँ का तो जुड़ा है, बच्चे का मोह नहीं जुड़ने देते। 15 दिन से 10 दिन से पहले अनुमति नहीं है कि आप बच्चे से मिलो। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस काल कोठरी में क्या क्या होता है, कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है जिसे वो जी रही। मैं ये सोचती हूँ कि आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरी तो फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है कि किसी को ब्लड प्रेशर हो या कोई इस तरह की और कोई वो हो, लेकिन मैं हाई ब्लड प्रेशर मुझे रहने लगा था मात्र 30-32 साल की उम्र से, क्योंकि वो चीज़ें मुझे ऐसे दहला देती थी। इतनी उम्र नहीं थी, समझ नहीं थी, मुझे बस एक ही धुन थी कि मैं किसी भी तरह से किसी लड़की को निकाल दूँ बस यहाँ से, लेकिन ये समझ नहीं थी कि अंदर क्या झेल रही हैं। एक इतनी सी जिसमें पैर फैल सकें, बस हाथ नहीं, और वो केबिन है। एक आदमी जो केवल उनके साथ सेक्स संबंध बनाने के लिए अंदर तक आया है, उसको कोई मतलब नहीं वो उसको कहाँ काट रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। हाँ, उनको बस फेस छूने की अनुमति नहीं होती मालकिन की तरफ से, बाकी आप कुछ भी करें उस औरत के साथ, इलीगल सेक्स करें, आप उसको काटें, नोचें, कुछ भी करें, कोई रुकावट नहीं है आपको। आप समझ सकते हैं कि वो औरत एक से थक के हटी है कि दूसरा कस्टमर खड़ा है, फिर वहाँ उसको जाना हो रहा है। कई बार वो बाहर भी नहीं आ पाती, तब तक दूसरा चला जाता है अंदर। कैसे एक औरत तो है, कभी मतलब मन नहीं है तो पति के साथ भी नहीं है, और वो जिनको बूढ़े बूढ़े आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि जिनकी शक्ल देखने को जी ना करे, कि हाथ अभी वो पेंट करके आए, पेंट की महक आ रही है, हाथ में पेंट हो रहे हैं, कपड़े वो जैसे पेंटर के हुए रहते हैं, और वो आ रहा है बस ठीक है, ये वाली जो सबसे सुंदर होगी वो उसको कहेगा कि ये दे, कोई रुकावट नहीं है। कैसे कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी इग्नोर करती है उन्हें, उनकी ज़िंदगी को, उनकी औकात को सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करती है, और फिर से कहती है ये खराब औरतें हैं। मेरी माँ मुझे कहती थी खराब औरतें ऊपर नहीं देखते बेटा। मैंने उनसे भी एतराज़ किया, अब मुझे नहीं लगता ये खराब औरतें हैं। जब तक मैंने माना मैं छोटी थी ये खराब औरतें थी, अब मुझे नहीं लगता ये खराब औरतें। खराब हम हैं, हमारा समाज है। तो उस अंधकार को नहीं आप महसूस कर सकते कभी भी। मैम, ये दर्द तो शायद वही बता सकती हैं, हम तो शायद उसका एक अंश एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। मैं अगर इसके मैथ्स को समझना चाहूँ, ये जो पूरा ब्रोथल होता है, हाँ, इस ब्रोथल का कितना खर्चा होता है, इसका अगर रेंट है तो इसका कितना रेंट होता है, ब्रोथल कीपर को कितने मिलते हैं, एक लड़की को जो आपने बताया 200-250 रुपये, हाँ बस, उसकी मंथली इनकम कितनी बन जाती है, और ये जो लोग भी आते हैं, क्या ये जो दलाल होते हैं उनको भी पैसे देते हैं, पुलिस को कितना पैसा जाता है, मुझे इसकी मैथ्स बताइए। देखिए सिस्टम है पूरा। 250 रुपये उस लड़की को मिलते हैं। अगर मान लो उसके पास 15 लोग आए, 200 से 250, कोई 200 देता है, कोई 250 देता है। थोड़ी सी ऐसी लड़की है नहीं बहुत ज़्यादा, तो कम भी हो जाते हैं। महीने की आमदनी आप खुद लगा सकते हैं कि उसकी कितनी बैठेगी। अगर उसको एक दिन में वो 3000 रुपये कमा रही है ना 15 लोगों से, तो अच्छी खासी उसकी आमदनी है। मगर उस 3000 में पर डे समझ लीजिए उसकी स्थायी आमदनी कुछ भी नहीं है। 200 रुपये पर हेड जाएगा, पर हेड कह रही हूँ मैं। अगर उस कोठे पे 10 लड़कियां हैं तो 10 की 10 से जाएगा 200 रुपये पुलिस को। उसके अलावा एक जो कस्टमर लाने वाले भी हैं, कई बार जो ले आते हैं, चलो मैं लेके चल रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही ऊपर चलने की, मैं लेके जा रहा हूँ, ये ओकेजनल है, वो उसके हो गए। 200 रुपये उसको उस जगह की कीमत देनी होगी जहाँ वो उस इतने से केबिन में जा रही है हर रोज़, अपनी मर्जी से नहीं कर रही, फिर भी 200 रुपये उसको उसके देने पड़ेंगे। मालकिन के 400 रुपये तो ब्रोथल कीपर के देने पड़ेंगे, जिसमें उसको वो 400 ही देती है, चाहे वो 400 के 400 मालकिन को दे या कीपर भी रखे उसमें से, दोनों मतलब 400 रुपये उसको वो भी निकालने उसमें से। आप खुद लगा लीजिए, 400-200 वो चले। फिर दलाल के हो गए 200 रुपये। दलाल के तो बिना कुछ किए हैं, वो क्या है कि वो आपकी सेफ्टी करा रहा है, मुझसे भी, पुलिस से भी। मेरे आने की उसे अगर जरा सी भी भनक लग गई, और उसके पीछे कौन है उसको बताने वाले स्टेक होल्डर्स उसके कौन है, ठेले वाले, सब्जी वाले और पान वाले, जिनकी पान की ममटी है, छोटे छोटे चाय के दुकानदार जो नीचे चाय हैं जिनसे उनका जाता है, छोटे छोटे ऐसे वो ढाबे टाइप के, ढाबा तो नहीं कह सकती, छोटी सी एक मेज़ और उस पर खाना बनने वाला जो उनका खाना भेजता है,
और या ऐसे कि जो नीचे झोला छाप डॉक्टर हैं 3-4, वो सब उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको अगर मैं भूले से भी लग गई, हालांकि मैं दुपट्टा बांध के हमेशा जाती हूँ, लेकिन फिर भी आदमी इतने बरस रहे तो चाल ढाल सब पता चल जाता है कौन है। तो अगर उन सब का भी आप लगाएं तो वो सारा पैसा जाता है, किसी को 100 रुपये, किसी को 50 रुपये, वो सब मिल के, यानी 3,000 में से मैं समझूँ तो उसके पास मुश्किल से रोटी और अपना 2 टाइम की रोटी, 1 टाइम का नाश्ता, बीच में एक आध बार चाय वाय, ये सब लगा के उसको मुश्किल से 150-200 रुपये बचते हैं रोज़ के, बस। मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, कभी कभी वो भी नहीं बचते। मतलब आप कह रहे हैं महीने का 5-6 हज़ार रुपये, बस ये उसकी अर्निंग है। अब इसमें चाहे वो अगर घर भेज रही है, अगर उसको पता लग गया है कि भाई मेरे घर वाले, जैसे नेपाली लड़कियां घर भेजने लगती हैं, उनको तो पता लग जाता है कि भाई हम यहाँ हैं, जो हमें बहला के लाया वो लाया इसी जगह है। ज़्यादातर नेपाली लड़कियां जा रही हैं, क्योंकि उधर भी एक संस्था है माइथी जो हमारे कोलैबोरेशन में काम करती है, तो उनके ज़रिए भी बहुत अवेयरनेस कराई जाती है, तो उनको पता होता है तो वो घर भेजती हैं पैसा, क्योंकि उनको भी दूसरी के फुसला के लाना है, ओवर एज हो जाती हैं जब। ये इनका सिस्टम है, पुलिस को बिना कुछ करे चला जाएगा और नीचे भी जाएगा, जो खड़ा होकर सेटिंग करके आया 10 रुपये, मैं बता रही हूँ 10 रुपये दुकानदार को भी जाने, वो भी इसके में से कटने हैं। बहुत बड़ी रकम नहीं है अगर कहा जाए तो, लेकिन है पूरा का पूरा एक बिजनेस हाँ, मॉडल तैयार हुआ है। मैम आपने बोला कि वहाँ पे जो लोकल दुकानदार होते हैं हाँ, वो भी इन्वॉल्व हैं। हाँ, वो कैसे इन्वॉल्व है? देखिए पहली बात तो नीचे ज़्यादातर क्या है कि जिनकी नीचे दुकान है उन्हीं के वो कमरे, ऊपर जो कमरे वो उन्हीं पे तो रह रही हैं। आप क्यों नहीं एतराज़ करते? मत दो, हटाओ, मैं तो नहीं दे रहा किराए पे तुम्हारे को, मेरा क्या। और मेरे देखते देखते वहाँ 8 से 10 बिल्डिंग्स और बनी, जिनमें नीचे दुकानदारी, ऊपर कोठे खुल गए, शिकायत करने के बावजूद खुल गए। तो कैसे? अब वो दुकानदारों का भी तो अपना शेयर है, किराया भी ले रहे हैं, वो किराया भी तो जा रहा है, उसे भी ले रहे हैं। दूसरा एक बड़ा बेनिफिट देते हैं वो, मान लीजिए ये दुकान है पूरी और इसमें बीचों बीच एक इतनी कट है कि जिसमें एक आदमी आसानी से नीचे उतर जाए, और उसमें एक रस्सी की लेटर पड़ी होती है। जैसे ही रेड की हुई, चाहे मेरी हो, पुलिस तो करती नहीं खैर, या एक सामूहिक हो, तो वो रस्सी के सहारे उस दुकान में उतार देते हैं। अब दुकान में थोड़ी हम रेड कर सकते हैं, लीगल भी नहीं है। हम कैसे साबित करें? नहीं मिली लड़की तो लड़की उसमें जाती है, ऊपर कालीन बिछा हुआ ही है और मैट बिछी हुई है, उसके नीचे दबाओ, पता भी नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ है, हमें कैसे पता लगेगा? जानकारी है पर हर मैट को उठा के देखना आसान नहीं है, फिर दुकानदार की दुकान में उतरना आसान नहीं है। पुलिस भी एतराज़ करती है, ऐसे नहीं करो आप, ये सब गलत है, ये सब गलत है, क्योंकि उनका अपना भी हित है। तो वो तो इसी बात की तो शेल्टर आपको दे रहे हैं, वो निकाल देते हैं धीरे से। जाओ, अब सड़क पे चल रही है लड़की, हमें पता है कि ये ऊपर की, पर हम कैसे पकड़ ले उसका हाथ? कैसे कहें कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो? कैसे कहें कि तुम उस जंगल में रह रही हो? नहीं कह सकते ना सड़क पे निकलते हुए किसी को, वो आम आदमी है, कोई भी जाए। मगर दुकानदारों का बहुत बार हमने कोशिश की, बहुत बार बात, क्योंकि सभी मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, सभी मैं चाचा ताऊ की तरह से ट्रीट करती है, भाई की तरह से ट्रीट करती है। सबसे हमने कहा, मैंने कहा भैया ठीक नहीं है, कभी तुम्हारा कहा बहन जी हमारा क्या लेना देना है, बेटे हमारा क्या लेना देना है। अब वो कर रही हैं, सरकार हटाए, यहाँ का लोकल प्रशासन हटाया, और तू तो है कर तो रही है, ये जवाब उनके होते हैं। कस्टमर भी दुकान वालों के पास खड़े होकर ऊपर ब्रोथल देखते हैं। हाँ बिल्कुल, कैसे तय करेंगे? कैसे तय करेंगे? खिड़की में 10 लड़कियां झुकी हुई हैं, उनको कैसे देखेंगे? कैसे सेटिंग होगी? कैसे होगी? क्योंकि ऊपर जाने पे उनको एक खतरा और बना रहता है कस्टमर को। अगर बिना तय किए चले गए तो उसे मारपीट का, चुनौती का, इनका भी डर तो लगा रहता है। और पिटवा देती हैं मालकिन, कभी कभी पैसे भी छीन लेती हैं जो उसके पास हो। तो वो पहले दुकान पे से खड़े होकर सारी लड़कियों को मुआयना करेगा, मालकिन भी खड़ी रहेगी किसको देख रहा है, फिर पूछेगी बता कौन सी इनमें से। अगर उसने कोई सेट कर ली तो ठीक है, नहीं कर ली तो अगली दुकान पे चला जाएगा, उसको 10 रुपये दे जाएगा मालिक को, दुकान मालिक को। मतलब जो छोटे से ठेले लगे हैं आप कह रहे हो? ठेले नहीं, मैं बड़ी दुकानों की बात कर रही हूँ। बड़ी दुकानें खड़ी हैं। हाँ अच्छा, ठेले तो खड़े हैं, ठेलों को तो वो ठेले दुकान वाले ले रहे हैं, वो तो दुकान पे खड़ा होगा ना, ठेले पे कब तक खड़ा रहेगा? अच्छा, दुकान दुकान पे। और दुकानें किसकी होती हैं? जो मालिक हैं उनके, बहुत लोग हैं, ग्रोसरी स्टोर है। हाँ सब चीज़ है, वो सबसे बड़ा बाजार है। अच्छा, हाँ, तो नॉर्मल देखने में ग्रोसरी स्टोर है, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं, पर बंदा वहाँ पे आके खड़ा हुआ है, हाँ, वो ऊपर ब्रोथल में देख रहा है, हाँ, वहाँ खिड़कियों पे लड़कियां खड़ी हैं, हाँ, और उसने फाइनल करा और 10 रुपए पीछे। हाँ, और अगर फाइनल भी नहीं हुआ हाँ, तब भी 10 रुपये देख जाएगा, खड़ा तो रहा है, फिर वो अगले पे जाएगा, अगली दुकान पे जाएगा जहाँ से दूसरा कमरा दिख रहा हो।
वहाँ पे करेगा, फिर वो 10 रुपये। और इस बीच अगर उसे कोई जो भी इनके हितग्राही हैं वो कोई टकरा जाता है तो कहेगा चल मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ क्यों खड़ा है इतनी देर तक, पसंद आएगी ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना। और वो फिर मालकिन के भी 10 रुपये हो जाते हैं वहाँ, जिसके कमरे पे चला गया नीचे तो वो तो दे के ही आया, वो ऊपर से वो भी देगी 10 रुपये, तो मात्र 20 रुपये, दिन भर में 10 खड़े हो गए, 200 रुपये हो गए, तो बिना कुछ किए हो गई आमदनी, ना बिक्री हो। अभी थोड़ा बाजार ठंडा है। अभी ठंडा क्यों है? अभी हाई कोर्ट की शरण ली तो उसके बाद उसमें, हालांकि मेरा तो एतराज़ था, पर वो हाई कोर्ट के चूँकि आदेश हो गए तो उनके सब ताले लग गए, उसमें सील हो गई है। अभी चल रहा है हाई कोर्ट में, खुल जाएंगे ये 2-4 के तो खुल गए हैं, और इस हिदायत के साथ कि आप वहाँ कोई धंधा नहीं करेंगे, और बाकी और क्या भी रह रहे हैं इसलिए। मैम ये लड़कियों को ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है? हाँ देखिए, अब यही तो परिवर्तन मेरे देखते देखते हुआ कि पहले 14 साल की लड़की को कोई छू भी नहीं सकता था, एक नोज रिंग उसको पहना के रखी जाती थी, और वो एक बड़ी रस्म होती थी, जैसे हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन हो, बच्चे का मुंडन हो और कोई संस्कार हो, तो उस तरह का होता था, जिसमें पूरे बाजार को आमंत्रित किया जाता था खाने के लिए, नाचने गाने के लिए, और तब लड़की की नथुतराई होती थी, जो एक बोली लगे, जो भी कोई सबसे ज़्यादा पैसे दे तो लड़की उसके साथ जाती थी, और वो एज 16 से 18 के बीच की होती थी, उससे पहले नहीं। तब तक जो लड़की ने रिंग पहनी हुई है उस लड़की को कोई बदनज़र देख भी नहीं सकता, छूना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो उनकी अपनी बेटियां थीं। ये अंतर समझने की बात है, वो उनकी खुद की बेटियां थीं, क्योंकि वो मात्र सत्तात्मक परिवार चले आ रहे थे और यही उनका काम था, वो उनकी अपनी बेटियां थीं। लेकिन जैसे दूसरे की बेटियां आई वो सब खत्म हो गया। अब तो जितनी कम उम्र की आ जाए उसका बाजार ज़्यादा है, ऑक्सीटॉक्सिन दे के उसके ग्रोन दिखाया जाता है उसको, और फिर कस्टमर को तो शरीर चाहिए, कस्टमर को फेस से कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी कैसा भी, उसको बस ये कि मोटी ताजी लड़की हो, अच्छी लड़की हो दिखने में, उसको इससे कुछ मतलब नहीं है कि वो कितनी सुंदर है, कितनी बदसूरत है, कुछ नहीं। जिस्म देखना है उसे, खिड़कियाँ ऐसी हैं उनकी कि जिसको यहाँ तक दिखाई जा सके, क्योंकि उसको सीना दिखाना है, अपना चेस्ट दिखाना है, तभी तो कोई कस्टमर अट्रैक्ट होगा। फेस से वहाँ कोई अट्रैक्ट होकर नहीं आता, वहाँ केवल देह धर्म निभाया जाता और कुछ नहीं है, कुछ भी, किसी के इमोशंस नहीं है किसी के साथ। वो चाहे एक लड़की के साथ 10 बार बैठ सकता है, मगर 10 बार में भी उसके इमोशंस नहीं है उसके साथ। आपने किसी लड़की को देखा जो पहले नॉर्मल थी फिर बाद में ऑक्सीटॉक्सिन हाँ, देके? हाँ, एक लड़की थी और नादान सी फ्रॉक सी पहन के घूमती रहती थी ऐसे ही, तो मैंने एक मतलब बात तो मैं करती रहती हूँ बच्चियों से, फिर एक दिन मुझे वो दिखी नहीं, 10-15 दिन नहीं दिखी, ऐसे कोई ऐसे महीना भर हो गया होगा, और फिर अचानक मैंने एक दिन खिड़की पे देखी, अरे मैंने कहा ये तो वो लड़की है क्या? बोल ना दीदी ये तो नई लड़की है, और है ये तो मेरी मौसी की लड़की है, तो मेरी बहन की लड़की है। अरे मैंने कहा नहीं ये तो वो लड़की है, इसका तो चेहरा वही, और लड़की का चेहरा मुझे इतना तो अंदाज़ा वहाँ अब हो गया है कि किसकी आंखें क्या कह रही हैं। फिर मैं जब कस के लगाया, मैंने कहा आज की आज ही अभी रेड नहीं करूँगी, जेल भिजवाऊंगी तुम्हें सबको, बताओ ये कौन बच्ची है। तो उसने कहा दीदी वो इंजेक्शन देने पड़ते हैं, छोटी लड़की मांगते हैं लेकिन ग्रोन मांगते मतलब मजबूत मांगते हैं, तो ऑक्सीटॉक्सिन देने पड़ते हैं। फिर हमने उसके खिलाफ एक मुहिम भी चलाई, कुछ दिन बंद हुए लेकिन अंदर खाने सब चल रहे हैं, सब चल रहा है। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि गाय और भैंस में कोई अंतर नहीं है, और इन औरतों में हमें दूध नहीं दे रही है हमारी गाय, भैंस नहीं दे रही, तो ऑक्सीटॉक्सिन लगा दिया उसको, जबकि वो बहुत खतरनाक है। और औरत को पुराने ज़माने में औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, दर्द पूरे नहीं बन रहे हैं, तो ऑक्सीटॉक्सिन लगा दिया, जल्दी बच्चा हो जाएगा। और अब उनको ऐसे कि आप ग्रोथ दिखाई दें, आप सोचो कैसे हार्मोन्स फूलते होंगे, उसके दुष्परिणाम क्या क्या होते होंगे। मात्र 14 साल की उम्र में वो रजस वाला होने लगे हैं, पीरियड से होने लगे हैं, जिसमें उनको अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा है जिस बात का आ रहा है, और वो उस धंधे में हैं फिर। और दुर्भाग्य जिसे मैं अपनी उपलब्धि मानती थी कुछ समय तक, ना समझती कि अरे मैंने इतनी लड़कियों को वो दे दिया, ये स्कूल जाने लगी सब लड़कियां, लड़के भी जाने लगे, अब कोई फ़र्क नहीं रहा। अब लड़का खाली ये चिल्लाता वो नहीं आता, ए तेरा कस्टमर आया है, ये नहीं कहने आता। अब वो पढ़ रहा है, स्कूल में जा रहा है, और ज़्यादातर हॉस्टल में जा रहे हैं, और इस शर्त पे भेजे उन्होंने कि इनका खर्चा आप उठाओगी, हम नहीं। तो बरसों बरस से उठा ही रहे हैं, जैसे भी जो भी कर सकते हैं। और उसके दुष्परिणाम ये हुए कि मैं बड़ा खुश थी कि मैंने इन लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, अब कोई नहीं आएगा यहाँ। एक दिन तो बाज़ार बंद हो गई, लेकिन वहाँ से तो बाहर की लड़कियाँ और लाने लगे, नरपिशाच है वो सब, जो केवल खून चूसते हैं, उन लड़कियों को बहलाते हैं, अच्छे लड़के उतारते हैं, बिजनेस है ये।
अच्छे खूबसूरत लड़के उतारते हैं मार्केट में, जो लड़कियों को फंसा सकें, जो लड़कियों को अच्छी ज़िंदगी का एक वो दे सके। प्यार में लगने में उनको साल साल भर की सैलरी दी जाती है, लगे रहो, अभी लड़की तैयार नहीं है तो फिर एक दिन भागने के लिए तैयार करो अगर इसके घर वाले तैयार ना हो तो, और भगा लाओ बस। ये भी होता है मैम। ये चीज केरला फाइल्स में भी देखी गई थी। आपने मूवी देखी है केरला फाइल्स? नहीं। वहां पे भी कुछ इस तरह सा एक नैरेटिव था कि अच्छा। लड़की को फंसाया जाता है केरला से, फिर उसको बाहर लेकर जाके कहीं ना कहीं कि शायद अगर और आगे हो तो ऐसे तवाइफ की तरह यूज किया जाता है। बट इन रियलिटी भी ये होता है, इन रियलिटी होता है। हमारे देश में भी होता है। हाँ, मेरे शहर के बिल्कुल नज़दीक के, मेरा दुर्भाग्य है ये, दुर्भाग्य, एक लड़की, मुझे किसी ने फ़ोन किया, नहीं किसी ने फ़ोन नहीं किया, हमारे यहाँ नीचे ना वहाँ पे पैंट लगती थी शुक्रवार के दिन, बहुत भीड़ रहती थी। तो पता नहीं, मैं शायद अपने घर से आ रही होंगी, मेरा मायका भी नज़दीक ही है, मैं वहाँ से पैदल निकल के आ रही थी, तो वहाँ का एक बड़ा दलाल था, वो उतर के आया। मेरी उसकी हमेशा 36 का रहा, उसने मुझ पे 50 मुकदमे कराए, मैंने उस पे कराए। मेरे जेन्युइन मुकदमे थे, जब लड़की निकाली वो मुझे फर्जी कराता था, अभी भी है, एक मुकदमा तो चल ही रहा है। तो वो उतरा और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने एक बार तो देखा और फिर मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा उड़ मत, काट दूंगी किसी दिन तेरे सब पंख उड़ने के। पता नहीं उसको क्या हुआ, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, चलो रिक्शा वाला रोक रोक, बहन है मेरी, इनको छोड़ के वहाँ, उसको 30 रुपए दी रिक्शे वाले को। मैंने कहा रहने दे, मैं दे दूंगी, ना ना रखो। चला गया, मैं ऑफिस आ गई और वो मुझसे पहले पहुंच गया ऑफिस में। मैंने कहा क्या, मुझे ही साथ ले आता फिर, बाइक से बिठा के? बोले नहीं, एक लड़की है, उसे निकाल दो अभी के अभी, नहीं चली जाएगी यहाँ से। मैंने कहा चल कहाँ है, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो उसकी कीप के यहाँ थी, जो उसने रखी हुई थी उसके यहाँ थी। हम गए तो मैं शायद कहीं फ़ोटो पड़ी होगी तो दिखाऊंगी कि वो ऐसे हाथ कर रही थी जिस समय हमने उसको देखा। मैंने कहा बेटा आओ, मैं हाथ पकड़ा, बहुत गंदे से कपड़े, और वो देखती रही हूँ कहाँ। मैंने कहा आ तो नीचे चल मेरे साथ। मैं उसे नीचे ले आई और नीचे लाके हमने प्रेस को खबर करी दी थी। मेरे भाई का घर पास ही, मतलब मायका ही मेरे पास में, तो भाई का एक बड़ा सा कैंपस है, इसमें डेयरी भी है और दूसरी चीज़ें भी, वहाँ पे मैं ले गई। और तब भी ऐसे कर रही, और पैर इतनी गंदी सी चप्पल, और बस एक के ऊपर एक पैर रख के वो ऐसे करे जा रही थी। तो मैंने कहा बेटा तुम यहाँ कैसे आ गई? तो उसने कहा कि वो, मैंने पहले तो ये देखा क्यों कर रही है ऐसे, घबराहट हो रही है, अब मत घबरा। मैंने एक बार उसे गले से भी लगाया, लेकिन फिर भी मैंने देखा 20 रुपये थे उसके हाथ में, जो ऐसे बिल्कुल कुछ ले हुए थे। तो तब उसने बताया, बहुत देर हो गई, और मैंने कहा बेटा तू निश्चंकोच बता, देखिए ये मीडिया वाले तेरी बात दूर तक पहुँचाएंगे। तो उसने कहा जी मेरे मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए थे, मुस्लिम थी लड़की, एक्सीडेंट में मर गए थे, और हम 3 भाई बहन घर पे रह गए थे। अब वो कहीं जा रहे थे बाइक से, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। तो हमारी फूफो ले गई हमको साथ में, बुआ ले गई। तो बच्चों, मेरे जो भाई थे उनको तो वो पढ़ा रही थी, छोटे छोटे थे हम, उनको तो पढ़ा रही थी। मैंने भी कहा मुझे भी स्कूल भेज दोगे, तो चुपचाप घर के काम सीख। तो वो बाद में समझ में आया उसको, लड़की को, कि उनको तो इसलिए पढ़ा लिखा के कामयाब बना रही थी क्योंकि अपनी बेटियों की शादी करनी थी। इन लोगों में तो हो जाती है, बुआ की मामा के बेटे बेटी में, कि उससे शादी करनी थी इनकी, तो वो तो शादी हो गई, तो सेटल हो गए। मैं बची हूँ, और वो बेसिकली धोबी थे। तो मैं रोज़ कपड़े धोने जाती हूँ नहर पे, और वहाँ से धो के आती हूँ। इस बीच मेरा किसी लड़के से अफेयर हो गया, और वो आपकी जाति का था, मतलब हिंदू था। तो उसने मेरे साथ कोई धोखा नहीं करा, उसने बस ये कहा कि देख मैं तेरे से कभी भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि हो नहीं सकती, मैं भी गाँव का हूँ, तू भी यहाँ की है, तो हो ही नहीं सकती, मार देंगे लोग हमें। तो इसलिए तू अपना रास्ता देख, मैं अपना, मुझे तेरे से हमदर्दी है, मैं तुझे पैसे भी देता रहूँगा जब भी तुझे ज़रूरत हो, और ठीक ठाक परिवार से था कि मैं पैसे देता रहूँगा, शादी नहीं कर पाऊँगा। तो बोली, मैं जब, मुझे बहुत दुख हुआ, पर मुझे उसकी सच्चाई पे ठीक भी लगा। तो इस बीच मुझे एक मेरी बिरादरी का लड़का, वो कहने लगा देख ले ये काफ़िर ऐसे होते हैं, तुझे धोखा दे दिया ना, मैं नहीं दूंगा, मैं करूँगा, क्योंकि मैं टूटी हुई थी। उधर से मुझे घर से सपोर्ट नहीं थी कैसी भी, रोज़ मार पीट, खाना मिला नहीं मिला। और मुझे इस लड़के ने कहा कि 2-4 दिन का ही प्यार हुआ हमारा,
और बस इसने मुझसे कहा कि तू ये पैसे दिए मुझे और बस का टिकट दिया, बस में बिठाया कि इसमें बैठ जा और वहाँ रिक्शा कर लेना, और रिक्शा करके ये बता देना कबाड़ी बाज़ार जाना है, वहाँ से तुम्हें और किसी भी कमरे पे चली जाना। और मेरी मौसियाँ रहती हैं बहुत सारी, तो मैंने कहा बेटा तुझे लगा नहीं, ये लड़कियाँ मेकअप कर रही थी सारी, और इतनी मैंने सोचा इतनी भीड़ हो रही है तो शादी वादी है कोई इनके यहाँ। इतनी भोली और मासूम लड़की थी वो, लेकिन टचवुड कि ऊपर वाली कृपा थी कि मैं उसे बचा पाई। इतना मुझे उसका अफसोस हो, उसके माँ बाप को, उसको बुआ फूफा को हमने नहीं दिया। नारी निकेतन गई लड़की, उसके बाद प्रशासन की मर्जी से शादी हुई मुस्लिम्स में। तो फंसाने का तो ये तो वो देखते हैं कि जिनको जो कहीं भी जरा सा टच ही लगा कि इसको ज़रूरत है इस समय किसी की, ऐसा ट्रेंड किया जाता है इन लड़कों को कि ये हर उस लड़की, ये ऐसे नहीं कि कोई भी राह चलती से कभी दिखाया कभी ये करा हो, ऐसा कुछ नहीं है इनका। ये हर उस लड़की को देखते हैं, उसके बैकग्राउंड पता करते हैं कि जहाँ पे कुछ थोड़ा गरीबी है या फैमिली में बहुत मतभेद हैं, ये तलाकशुदा हैं, सिंगल मदर है, इस तरह की लड़कियों को ये लोग करते हैं, जो पढ़ रही है, स्कूल जा रही है लेकिन उदास है, जिसको फंसाना आसान हो, हर रोज़ मिलना, हर रोज़ उसकी तरफ स्माइल पास करके चुपचाप निकल जाना। और हमेशा ये होता है कि आदमी जिसके प्रति तब आकर्षित होता है जब वो उस पर बहुत ध्यान ही ना दे रहा हो, लेकिन हर रोज़ पहचान ज़रूर बता रहा हो कि मैं तुझे जानता हूँ आँखों से। और फिर वो एक दिन खुद ही मुस्कुरा के उससे कह देगी क्या रोज़ रोज़ तुम ऐसे करते हो या बात करते हो, फिर बातचीत शुरू हो जाती है और ले आते हैं लड़की। ये गैंग्स कहाँ कहाँ एक्टिव है इस वक्त? ये देखो नेपाल में तो है ही है, हमारे, जब मैं कह रही हूँ मेरे शहर के बिल्कुल नज़दीक की बात है। ये तो मध्य प्रदेश की लड़की मैंने निकाली जो जिसका पति बेच गया। अब बताइए उस पति को भी तो किसी ने संपर्क किया होगा ना। खुद पति बेच गया, 3 महीने की बच्ची और 5 साल का बेटा। क्या रेट था? 30,000 में। सुंदर भी नहीं थी। दोनों को पूरा परिवार बेच गया। बेटा तो उन्होंने भगा दिया क्योंकि बेटा ना हर वक्त माँ के पीछे पीछे रहता था, कस्टमर को एंटरटेन नहीं करने दे रहा था। थी तो माँ भी तैयार नहीं, किसी भी हाल में तैयार नहीं थी। मजदूरी के लिए लाया था वो बाप कि यहाँ पे तो पैसे ठीक नहीं, दिल्ली में पैसे। उसे भी नहीं पता था ये कोई मेरठ जैसी जगह है, उसे पता है मैं दिल्ली में हूँ। जब उस औरत खुद से निकली, वो हमने नहीं निकाला उसे, वो खुद से निकली, खुद से भागी और भाग के हम तक आई। इतने तो जैसे उनके स्टेक होल्डर ऐसे हमारे भी हैं जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, और भी हैं, दुकान वाले हैं, ऐसे और भी लोग हैं। मैम ये मुझे बताओ, मुझे ये समझ आता है कि हाँ, लड़कियों के साथ जो हुआ बहुत हाँ, बुरा है। आप ये क्यों कहते हैं कि जो भी लड़की हम्म, वो सीढ़ियाँ चढ़ गई हाँ, वो वापस नहीं आ नहीं। पाती, क्यों? आप उन बंद कोठरियों का सच मैं नहीं कह सकती। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब लड़की को तैयार किया जाए, वो तैयार ना हो रही हो तो उसको चूना डाला जाए उसके प्राइवेट पार्ट्स में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसको मिर्च डाली जाए और उसके बाद वो पहलवान जैसे पाल रखे उनको सेक्स करने के लिए कहा जाए, उसके बाद वो लड़की भागने की बात करेगी। जब उसे बंद कमरे में रख के अंधेरे में, जहाँ सांस भी नहीं आ रहा हो, आप मुझे इस कमरे में कर दीजिए, मैं 1 घंटे में मर जाऊंगी, और उसमें रखा जाए, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, बस जो आए वो मारे और चलाए, और वो पहलवान जैसे वो सेक्स करें उनके साथ, अप्राकृतिक करें और चले आए। क्या है उनके पास और रास्ता? सिर्फ उसके बाद ये कि हम मान जाएं इनके कहना। फिर क्यों भरोसा करें वो किसी पे? बाहर क्यों करें? वहाँ तो आ गई ना, चाहे वो प्रेमी लाया, चाहे कोई काम के नाम पे लाया, अपनी मर्जी से तो उन सीढ़ियों को नहीं चढ़ी वो जब चढ़ गई तो उनको उतारने वाला कोई नहीं मिला। कोई एक ऐसा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब कान्हा नहीं आएंगे, कोई बेचारे नहीं आता उनको। मरी हुई अंतरात्मा के साथ जीना बहुत कठिन होता है। जिनका जीवट मर गया हो, जिनकी जीने की आस मर गई हो, आप उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो वहां से उतर जाए? मैंने जब 30 साल की उम्र में ये देखा, मेरी उतनी उम्र में मेरे 3 बच्चे हो गए थे क्योंकि अर्ली एज में शादी हुई, लेकिन वो सब सहमति से था। मैं आज़ाद थी कि मैं वहाँ भी जा सकूँ, वहाँ ये कर सकूँ। मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड थी, देहाती होने के बावजूद भी, लेकिन वहाँ कहीं जाने की आज़ादी नहीं है। आपको बाज़ार जाने की आज़ादी नहीं है, आपको अपनी मर्ज़ी का खाने की आज़ादी नहीं है, आपको अपनी मर्ज़ी से खाने की आदत नहीं है कि आपको अब भूख लगी तो आप अब नहीं खा सकेंगे।
फिर आपको अब दिया ही नहीं जाएगा। अगर आपने कह दिया कि मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगी, नहीं, अब आपको सारे कस्टमर निपटाने, उसके बाद आपको शाम को खाना मिलेगा। कैसे जाने की उम्मीद कर सकती हैं? कैसे भागेंगी? और बसाड़ देखिए ना आप, एक छोटा सा जीना, मतलब जिसमें कि अगर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा मोटा हो तो वो चढ़ भी ना सके। एक जीना, इधर भी कमरा है, इधर भी कमरा है, ये कोठे हैं 2, एक दरवाज़ा है छोटा, ये दरवाज़ा बिल्कुल सेम इतना। कैसे भागेंगी जब अंदर चली गई? बताइए, कौन भागने देगा उनको? वहाँ तो सैकड़ों हैं ऐसे जो उनके साथ ज़्यादती करेंगे, जो उन्हें मारेंगे, पीटेंगे। ऐसी भी लड़कियां हैं कि जिनको कई कई साल हो गए, और एक दिन मैंने देखा कि ऐसे सामने बैठी है, मेरी थोड़ी सी उससे हो गई थी इंटीमेसी में, पर ये था कि मैं उसको निकालना चाहती थी, वो निकलना नहीं चाह रही थी। मैंने उसे इशारे से पूछा कि नहीं, क्या उसको बहुत निशान पड़ रहे थे, बहुत। तो उसने कहा ऐसे, फिर मैं उसे इशारे से कहा कि मना नहीं कर सकती, तो उसने कहा भूख, क्योंकि मालकिन भी वहीं बैठी थी। मुझे ये सब ऐसे करना था कि ना वो देखे और ना इसकी बात को समझ पाए। तो ये कहता कि ग्राहक ने किया, ये पैसा चाहिए था, पेट में रोटी भी चाहिए थी। क्या उम्मीद करते हैं? एक तो वो मजदूर है जिसको आज काम नहीं मिला तो वो हताश है कि आज मैं बच्चों को रोटी कैसे खिलाऊंगा। ये वो मजदूर है जिनके पास मजदूरी है हर वक्त, और वो ऐसी अनचाही मजदूरी है जिसे वो नहीं करना चाहती, कोई भी स्त्री नहीं करना चाहती। वो उनकी अस्मिता पे हमला होता है, उनके पूरे वजूद पे हमला होता है। उस पर नहीं होता कि मर्जी से हैं वो, कि प्यार हो गया और उसके साथ वो सो रही हैं। उनके पूरे वजूद पे हमला होता है और उन्हें पूरी छूट होती है कि वो कैसे भी कुछ भी करें सिवा चेहरा छोड़ के। कैसे करेंगे? पस्त हो जाती है एक लड़की, बाहर आती है तो मैं चेहरा घुमा लेती हूँ केबिन से। अगर मैं वहाँ बैठी हूँ और कोई लड़की उस केबिन से निकली है तो मैं कभी उसका चेहरा नहीं देखती, कभी भी नहीं देखती। मैं वो कल्पना नहीं कर पाती कि क्या हुआ होगा इसके साथ अंदर, वो नहीं देख पाती। कैसे भागेंगी? क्या उम्मीद आप करते हैं कि वो भाग सकती हैं? भागने का तो, मैं बहुत छोटी थी और जब तक यहाँ कुछ नहीं, मतलब बस उत्सुकता थी बहुत सारी, क्योंकि हर वक्त की हिदायतें इतनी थी कि ये उत्सुकता हमेशा रहती थी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक दिन बहुत शोर मचा, बाजार में जा रहे थे, बहुत शोर मचा, इधर से इधर से, इधर से भागिए, इधर से भागिए, इधर से भागिए। और एक पूर्व विधायक थे, उनके यहाँ पहुँच गई वो किसी तरह से। वो छत से कूदी लड़की, और छत से टीन नीचे दुकानदारों की जो पड़ी रहती हैं उन पे कूदी, उनसे कूद के और वो भागी। बस दुकानदारों, वो मुझे पहला मौका याद है कि बरसों पुरानी बात होगी, मैं छोटी सी थी, मेरे ख्याल से 10-12 साल की होंगी। तो मुझे याद है कि वो हरा सा उसने एक पहना हुआ था कुछ, और लोगों ने उसे मिसगाइड किया, जो ऊपर से भाग के आई कि इधर गई है, इधर गई है। इतने वो इधर भागे, इतने वो उनके यहाँ चली गई थी। पूर्व विधायक थे, उनके यहाँ वो चली गई थी। और फिर क्या हुआ इतना तो जब जानकारी नहीं है, पर लोग बताते हैं अगले दिन अखबार में भी कि एक लड़की ऐसे ऐसे कूद के भागी आज वहाँ से, ज़बरदस्ती, मुंबई की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि कोई वहाँ से निकलने की कल्पना करे? नहीं निकल सकता उस जगह से। ये तो मेरे शहर का तो ऐसी बात है कि ऊपर हैं वो कमरे, नीचे दुकानदार हैं। मैं यहाँ की जीबी रोड की बात करती हूँ, यहाँ तो नीचे खड़ी हैं वो लड़कियाँ, वो नहीं भाग पा रही। सोच के देखिए आप, बताइए कैसे। और सच्चाई के इतना करीब मैंने पहली बार कोई फिल्म देखी, जैसे वो गंगूबाई। मैं जनरली देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको देखने गई स्पेशली हॉल में। तो वो जो मैं देखती हूँ ना, कि जब वो पहली बार वो बहुत पाउडर लगा के और मेकअप करके, और वो एक पैर ऊपर करके और खंबे से लग के खड़ी हुई, वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरी उस जगह की बच्ची वहाँ पे खड़ी है। वहाँ एक पुरानी दवाई थी जो कहती थी, बेटा ये चूना जब एक बार मुंह पे लग जाता है, मतलब पाउडर, फिर ये किसी काम की नहीं रह जाती, फिर इनका कुछ नहीं रह जाता है। आप इमेजिन करेंगे, हम 1000-1000 रुपए की हमारे बच्चियाँ लिपस्टिक लगाती हैं, और भी महंगी लगाती हैं, और वो एक इतनी सी डिब्बी में दे के जाता है, लाल रंग की कोई लिपस्टिक,
और फिर उसमें वो कलर बदलने के लिए कभी पाउडर मिलाती हैं, कभी हल्दी मिलाती हैं और उसको लगाती हैं। क्या है उसमें मुझे नहीं पता। कैसी लिपस्टिक है, 1 रुपए की लिपस्टिक है वो। तो संसाधन भी ऐसे उनके पास, बहुत ढेर सारा पाउडर लगाओ और मोटा मोटा काजल लगा लो। कैसा कैसा अजीब वो, मतलब समझ ही नहीं आता कभी मुझे कि जब एक लड़की सामने आती है, थोड़ी देर पहले वो ऐसी बैठी, मान लो किसी कस्टमर के साथ आई है, तभी मालकिन चिल्लाएगी, चल चल जल्दी कर, कोई आने वाला है, अभी कोई आ जाएगा। दोबारा से जाएगी मेकअप करने, वो फिर से ऐसी थोप के उसके चेहरे की वो उदासी और वो मतलब जो खौफ चेहरे पे होता है वो नहीं कभी छुप पाया, कभी भी मेरी नज़रों से तो नहीं छिपा। बहुत से मैंने ऐसी घटनाएं मेरे सामने गुजरी हैं कि जिनको देख के मैं बरसों कई दिन तक भूल ही नहीं पाती थी। आ रहा है कोई, कंधे से हाथ, कंधा सा आदमी, और वो उसके ऐसे बाल थोड़े से गिर गए थे, ऐसे करा उसने ऐसे कर दिया, फिर दोबारा करा, वो फिर हटी वहाँ से। तो फिर मैं उसे कहा, क्यों कर रहा है तू, लड़की को अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों कर रहा है? तो मेरे से देखो, आप मुझे पहचान नहीं रही। मैंने कि नहीं, मैं तो नहीं पहचान रही, और मैं पहचानने की ज़रूरत भी नहीं है, तू गंदा आदमी है, बस मैं इतना जानती हूँ। मैंने कोशिश भी नहीं करी। हो सकता है मैं एक आध बार उसकी रिक्शा में गई हूँ, रिक्शा चलाता था, मैं पहचानना नहीं चाहती, जा नीचे उतर जा। तो उस वक्त तो उतर गया होगा, क्या बाद में नहीं आया होगा। और वो इतनी सुंदर लड़की, प्यारा सा उसका नाम, तो मतलब ये इतनी इतनी हौलनाक है वहाँ की बातें। मैंने तो महसूस की हैं, आप तो खाली सुन रहे हैं। मैं खुद पे भी, मुझसे लोग सवाल पूछते हैं आपकी जैसे, और कि आप इतने साल कैसे टिकी रही। शायद इस दर्द ने मुझे टिकाए रखा। मैं हर दिन सोचती, अब नहीं करूँगी वहाँ, अब नहीं जाऊँगी, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं कई रात सो नहीं पाती। लेकिन फिर से वो एक अजीब सा हो जाता था। नहीं, मैं एक को बचा रही हूँ, मुझे 1000 नहीं बचानी, नहीं बच रही मुझसे, मैं किसी एक को बचा पा रही हूँ तो शायद ऊपर वाला मुझे थोड़ा सुकून दे। लेकिन नहीं, अभी तो मैं उनको दोषी मानती हूँ कि जो वो तो बैठी है ना, वो तो कहती हैं कि आप मत आओ हमारे पास, हम कुछ भी करेंगे पेट भरने के लिए, आप ही के लोग तो आते हैं। और अभी नया चलन चला है कि एक होटल की सीरीज सब जगह खुल गई है आपकी, दिल्ली में सैकड़ों, दिल्ली तो बड़ी चीज़, लेकिन मेरठ जैसी जगह में अगर पैर पसार रही है और वहाँ पे घंटों के हिसाब से लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं मुंह बांध के, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और कमरे दिए जा रहे हैं और दिन रात हम लिख रहे हैं, रेड भी करा रहे हैं बराबर, तो मैं तो उन्हें दोषी मानती हूँ। आ रही ना वहाँ तक लड़कियाँ। बेशक। मैम बहुत ऑनेस्टली मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो शायद जितना हम सबको आपको थैंक यू बोलना चाहिए उतना कम है, और आपकी इस हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं भी एक NGO चलाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। बच्चों के लिए 8 साल हो गए, तो मैंने भी यहाँ पर उनके दर्द को जब महसूस किया, और जब मैं आपसे वो बातें सुन रहा था उस बिहाफ पे, तो वो चीज़ मैं रिलेट कर पाया, क्योंकि 8 साल हो गए मैम मुझे भी। गरीब बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास NGO में, वो बच्चे, उनकी आंखों में सपने हैं, पर जब वो घर जाते हैं, पिता दारू पी रहा है, माँ को मार रहा है, वो भागने की कोशिश कर रही हैं, और इस सिचुएशन में है कि शायद उनका निकलना भी मुश्किल हो जाए, और वो हालात ही वैसे हैं। इसमें पूरी पिक्चर में मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारे जो टैक्स के पैसों से पुलिस विभाग चल रहा है, वो पुलिस कहाँ पर है? खाली पुलिस को मत कहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले हैं, प्रणेता हैं पूरे, और मैं तो कहती हूँ कि मतलब क्या कहते हैं, अवाम, जनता, और जो निज़ाम है हमारा, वो कहाँ है? पुलिस तो निज़ाम की गुलाम है ना, जैसे सरकारें कहेंगी वो करेगी ना, है ना। तो सरकारों का क्यों ध्यान नहीं है? जब जिस समय वोट चाहिए तो जाते हैं, बहन जी वोट हमें करना, और फिर वो केवल एक देह रह जाती हैं। मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि हर बार पिछले कई साल से दोनों तरफ बैनर लगवा देती हूँ कि यहाँ वोट मांगने ना आए, कृपया वोट नहीं करते। क्योंकि जब आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो वो आपको वोट क्यों दें?
है ना? काहे के लिए वोट दें? वोट हम क्यों देते हैं? कोई अच्छा आदमी आएगा, कुछ करेगा समाज के लिए, नहीं देते हैं। लिखते हैं बाकायदा हम, मत जाओ, वहाँ पे जाना ही नहीं है। आप जाओगे, आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद होगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। जी, बहुत बार आते हैं सारे जो लोग लड़ते हैं चुनाव, बहन जी एक बार करा तो दो, विजिट करा दो, बात करा दो। ऐसे लोग आते हैं, आपको राघव यकीन नहीं आएगा कि एक बहुत, हालांकि मैं उस बात से बच गई, मुझे नाम लेने में भी एतराज़ नहीं। एक तथाकथित बाबा जेल में बंद हैं, अक्सर पैरोल पे सरकार की मेहरबानी से आते हैं, इतनी जल्दी पैरोल मिलती भी नहीं है। बाबा राम रहीम आते, बाबा राम रहीम के अनुयायी राम जाने क्या उनको खिलाया जाता है, वो किस कदर एक ऐसे मतलब जागृत नींद में होते हैं कि वो मेरे पास आए और आके बोलते हैं कि बहन जी एक बार इनका, बहन जी जो भी हैं बहनें हमारी, इनको वहाँ तक ले आओ बाबा के दरबार में, थोड़ा प्रवचन मिलेगा और कुछ बहनों की शादियाँ हम करा देंगे, और कुछ और पहले भी हमने ऐसी बहनों की शादी कराई हैं और कुछ इनको प्रेरणा मिलेगी। मैंने कहा पहली बात, बाबा यहाँ आए, इनके यहाँ आए, इनको दे दें प्रवचन। दूसरी बात, किन बहनों की शादी कराई, ये जो प्रचारित करते हो ना एक सच कहूँ अखबार निकाल के खुद ही, ये सब फर्जी है। तुमने किसी एक लड़की कहाँ से छुड़ाई, ये लड़की मुझे बता दो, मुझे एक बता दो, और मैं उस आदमी के पैर छूंगी, इस लड़के के, कि जो इन बेटियों से बताने के बाद शादी कर रहा है। बताओ कहाँ है वो? और मैं छूती हूँ जिन मैंने लड़कों की शादी कराई हैं, वो किसी भी धर्म के हुए, मैं उनके पैर छूती हूँ कि तुमने मेरी बेटी को रखा है, तो मैं आखिर तक तुम्हारे पैर छूंगी जब तक तुम इसे सुखी रखोगे, और जिस दिन ये इसका दुख आया उस दिन मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगी। तो मैं उन बाबा से मैंने पूछा साफ, और फिर अल्टीमेटली उन बाबा का सच आप सबके सामने है। उन बाबा ने ये भी कहलवाया कि हमारी फिल्म फ्री दिखाएंगे, सारी बहनों को लेके आओ। मैंने कहा उन्हें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं, जब उन्हें फिल्म देखनी होगी अपनी मर्जी से चली जाएंगी। मैं आप कौन होते हैं उन्हें फिल्म दिखाने वाले? उनकी मर्जी है कि हम अनारकली देखें तो अनारकली देखें, उनकी मर्जी है कि हम शाहरुख की कोई फिल्म देखें तो उसे देखेंगे। तुम्हारी ये उड़ने वाली फिल्में क्यों देखेंगी वो? ना उन्हें फ्री देखनी। जाओ, ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज में केओस फैलाया, वो जिन्होंने अव्यवस्था फैलाई हुई है कि ये इनका धंधा है। असली तो प्रोस्टिट्यूशन का जो व्यापार चला रहे हैं ऐसे लोग चला रहे हैं। जितना उस बाबा ने अनियमितता की हैं, जितना उन पे, तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ प्रकाश झा साहब को कि जिन्होंने उन पर आश्रम जैसी फिल्म, ये सीरीज बनाई। मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन वो आश्रम को मैं देखती हूँ, अश्लील है मगर मैं फिर भी देखती हूँ, क्योंकि वो अश्लीलता जायज़ है उसमें दिखाई हुई। तो वो उस जैसे लोग कहते हैं कि लाओ उन्हें वहाँ से, सरकार कह के देखे ना एक बार कि उनको निकालो, करो उनको। अब उनकी वो बंद करा दी आपने, घर बंद कर दिए उनके, तो मोहल्लों में कर रही हैं। मैंने उसके बाद 3 लड़कियां निकाली हैं, जब वो बाजार बंद हो गया उसके बाद 3 लड़कियां निकाली हैं। और प्रशासन का दम इतना था कि 17 दिन तक जिनकी बेटी गायब थी वो धरने प्रदर्शन करते रहे, पूरा समाज इकट्ठा होके, बेटी नहीं मिली। और मैंने 2 घंटे उन्हें बेटी का दिया, जाओ अभी के अभी जयपुर चले जाओ तो लड़की मिल जाएगी, नहीं तो कल पुणे चली जाएगी। तो क्यों नहीं है? उनके पास तो संसाधन है, हमारे पास तो संसाधन भी नहीं। उनकी इच्छा शक्ति नहीं है बस। तो मैम इस वक्त जो वहाँ पर पुलिस का जितने भी, चाहे आप जीबी रोड की बात करो या जितने भी लाखों रेड लाइट एरियाज की बात करो, वहाँ पे भी तो पुलिस का थाना है, बिल्कुल, वहाँ पे भी तो वो पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है वहाँ? हो रहा है उनके सामने हो रहा है सब कुछ। हमारे बहुत सारे, हमारे तो ऑफिस है वहाँ सीओ का, तो हमेशा ये कहा गया मैडम आपको पता लग जाता है, हमें तो पता नहीं लगता कब आई नहीं लड़की, क्योंकि आपके दिलो दिमाग खुले हुए नहीं है, आप घबराए हुए नहीं हैं। मैं घबराती हूँ, मैं कल्पना करके देखती हूँ कि ये मेरी बेटी। आप कल्पना नहीं करते बिल्कुल भी, आप ये देखना ही नहीं चाहते। आप कबूतर हो जाते हैं जो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, वो झपट्टा मारती है और ले जाती है। एक दलाल एक बच्ची पे झपट्टा मारता है और ले जाता है, और आप नहीं करते। उनकी इच्छा शक्ति नहीं, जब वो पैसे काहे के लिए जा रहे हैं फिर? मतलब मैम आप कह रहे हो अगर एक लड़की वहां से भाग के पुलिस के पास जाएगी भी, तो वो पुलिस वाला उसको वापस कर देगा? वापस, बिल्कुल बिल्कुल वापस कर देगा। मैं 100%, मैं तो उस पर बोल रही हूँ ना, 100% वापस कर देगा। आँख की शर्म है ना, पैसा जा रहा है, कैसे रखेगा? मेरे साथ कौन कौन सी घटनाएं नहीं हुई, मैं उनका जिक्र नहीं कर सकती जो पुलिस के जरिए हुई हैं।
फिर बताइए। पुलिस इन्वॉल्व थी? बिल्कुल, पुलिस वालों ने मुझे खुद कहा, बड़े हाई लेवल के ऑफिसर ने कहा, अरे मैडम आपने अपना तो खोया ही, हमारा भी खो दिया, आपने मेरा सिपाही जेल भेज दिया। मैंने कहा मैंने नहीं भेजा, 24 लोग खड़े करे थे, आपने मेरी बच्ची ने यहाँ के शनाख्त किया कि ये लेता है पैसे, एक शराब की बोतल और पैसे लेके जाता है, तो जेल नहीं जाता क्या वो? मत भेजते आप, आप ही तो हैं मालिक, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। और जब वो हमारे यहाँ बड़े पद पे आए फिर से, तो उन्होंने कहा क्या लिया आपने, वो तो छूट गया मेरे और आपने फना कर दिए। मैंने कहा मुझे तो चाहिए ही नहीं वहाँ का। हाँ मैं लेती हूँ उनसे, लेती हूँ, मैं उनकी चाय ज़रूर पीऊँगी, कितने गंदे हाथों से लाओ, आती तो बाहर से ही पीती हूँ मैं। किसी का जन्मदिन हो मैं उनके यहाँ केक भी खाती हूँ, जो भी कुछ उन्होंने बनाया हो अगर उस दिन बनाया है मैं खाती हूँ वहाँ। पर मैंने कहा आपकी तरह से मुझे ये नहीं चाहिए जो आप कह रहे हैं। कभी कभी कोई खुशी में मुझे साड़ी भी ला के देती, किसी की बेटी की शादी हुई कुछ हुई तो मैं पहनती हूँ, और स्पेशली पहन के जाती हूँ, भले वो डार्क कलर हूँ मैं ना पहनती हूँ, मैं जाती हूँ। अपने घर भी बुलाती हूँ, मेरी बेटियों की शादी में आई हैं, और मैंने उनका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया उन्हें कि जहाँ वो अपना नाच गाना इस सब का कर सकें। और मैम इसकी ना मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई कीमत भी नहीं है। मुझे याद आ रहा है 2019 की बात थी, मेरा जन्मदिन आता है क्रिसमस पे। मुझे अभी भी याद है, मेरे घर वाले थे नहीं, तो पहली बार बच्चों ने क्या किया था, पहली बार आप सोचो मैम कौन बच्चे हैं जिनके माँ बाप शायद रिक्शा चला रहे हैं, घर पे सफाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ऐसे हालात में फटे कपड़े ऐसा। मैम उन बच्चों ने 200 के करीब बच्चे, उन्होंने मैम मुझे नहीं बताया 5-5 10-10 रुपए जोड़े, और ना वो नकली घड़ियां नहीं आती राडो बाडो की, तो मैं मेरे लिए ना वो ऐसी वाली वो जो बैंड वाली होती है ना डालने ऐसे। मैम बच्चे सारे कहते सर आपने मना नहीं करना, मैं उनको पता था कि मैंने उनको पहले ही बोला हुआ कि तुमने जो भी करना कार्ड बना लेना, ऐसा बोला हुआ, खर्चना नहीं। पहले ही सर पिछले 1 से 1.5 महीने से पैसे जुड़ रहे हैं, आपने कुछ कहना नहीं है और आप बस इसको रख लो। ये खुशी अंतर। अच्छा उसके बाद अगले दिन मैं गया एनजीओ, मैंने डाली नहीं घड़ी, मैंने मन में सोचा कि इसको संभाल के रखना कि टूट ना जाए। बच्चे सर वो घड़ी का है हमारी। मैं मतलब ये जो अहमियत है ना इसकी, बस आज शायद मैं कितनी महंगी चीज डाल लूं, बिल्कुल उसका तुलना नहीं है। ना उसकी तुलना नहीं है। और मैं वो फट भी जाती है तो मैं रखी रखती हूँ, मेरे पास कई साड़ियाँ भी ऐसी रखी। हाँ मैम मुझे आप ये बताओ, हमने लड़कियों की एंट्री तो जानी, मुझे आप एग्जिट समझाओ। रेस्क्यू साथ में जब ये लड़की मानो कि उनको लगता है अब ये लड़की पुरानी हो गई है, ये लड़की बीमार रहती है ज्यादा, तो उसको जब छोड़ दिया जाता है तो किस तरह छोड़ा जाता है, छोड़ा कब जाता है, कब डिसाइड किया जाता है, और उसके बाद उसकी लाइफ कैसे होती है? देखो वैसे तो 25 से 30 के बाद इनका कोई कैरियर होता नहीं, मैं तो उसे कैरियर ही कह रही हूँ, होता नहीं है। जो समझौता कर लेती हैं वो ट्रैफिकर हो जाती हैं, वो फिर अपने यहाँ की दूसरी, जैसे नेपाली लड़कियाँ ज़्यादातर अपने यहाँ की दूसरी लड़कियाँ लाने लगती हैं, वो मालकिन बन जाती हैं। मालकिन तो नहीं बनती, लेकिन दलाल टाइप की हो जाती हैं, और वहाँ रहने की उन्हें परमिशन हुई रहती है, तो लड़कियाँ लाती रहती हैं, पैसे लेती रहती हैं, ये हो गई। और जो थोड़ा बीमार हो गई, मैं एक घटना आपको बताऊंगी, एक महिला बीमार हो गई और HIV पॉजिटिव हो गई। अब तो खैर प्रिकॉशन है सब चीज़ का, हम वो नहीं करने देते हैं, हम तो कहते हैं मना कर दो, जो कस्टमर तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहता तो मना कर दो। तो वो सड़क पे एड़ियाँ रगड़ते हुए मरी है उसी बाज़ार में, और बार बार ये कहती रही, जैसे मुझे और लोगों ने बताया, वो जो लाल बालों वाली मैडम उन्हें बुला दो। मैं एक दिन गई तो मैंने कहा मुझसे क्या कहना चाहती है, जो उसने कहा है आप इमेजिन नहीं कर सकते, कि बोली ऊपर मेरी बेटी है, मुझे एक बार उसे दिखा दो। मैंने कहा मुझे तो आज तक पता नहीं लगा तेरी बेटी है वहाँ। बोले आपको तो बहुत सी बातें पता नहीं। मुझे शर्मिंदगी हुई, तो मैंने कहा तू नीचे क्यों रहती है जब तेरी बेटी ऊपर आएंगी? नहीं मुझे तो, मैं तो HIV पॉजिटिव, किसी और को लग जाएगा। मैंने कहा ऐसे नहीं लगता मान, तो ऐसे लगता ही नहीं है, तो तू ऊपर चल। ना मेरे पे अब उठा नहीं जाता, एक उसमें पड़ी थी आगे जो चबूतरा होता है, मुझसे उठा नहीं जाता, और मेरी ज़्यादा दिन की ज़िंदगी नहीं, मुझे एक बार दिखा दो। मैंने उस पर एक छोटी सी फिल्म भी बना रखी है, कई चीज़ों पर मैं कभी कभी बना लेती हूँ,
अपनी मतलब साथियों के साथ ही। मैंने कहा कैसे पता लगेगा मुझे कौन सी है तेरी बेटी, ऊपर जाके पूछूंगी वो तो बताने नहीं देगी मुझे। तो बोली आज मत देखो, कल देखना, कल पता लग जाएगा आपको। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं गई तो उसने कहा उसने आज सफ़ेद कपड़े पहने होंगे, उसे आप खिड़की पे ले आओ कैसे, तो उनको तो खुद आ जाएगी। बोली नहीं आने दे रही वो कई दिन से, उसे पता है कि अब मेरी माँ है, ये उसे पता लग गई है। मैंने कहा माँ है तो उसे खुद आ जाना चाहिए। बोले नहीं वो आने नहीं देगी, तो मुझे एक बार दिखवा दो, नहीं तड़पते हुए मर जाऊंगी। और फिर एकदम बहुत हिम्मत सी करके बोली और वो आप पे जाएगा ये सारा, मेरा जो मन से निकल रही है ना बद्दुआ निकल रही है। मैंने कहा अच्छा तू दे ले बद्दुआ, तो देना बनता है तेरा, पर मैं जाती हूँ। मैं ऊपर गई, मैंने लड़की उसका, मैंने कहा अरे आज तो बड़ी छूट है, खिड़की पे नहीं खड़ी हो रही भाई तुम, क्या बात हो गई। फिर मैं उसे देखा सफ़ेद है, उसकी निगाह में पहचान झलकी। तो मैंने उसे कहा कि अरे सफ़ेद कपड़ों में कमाल है भाई, आज तो अच्छी लग रही है तू मुझे बहुत ही। और मैं कहा एक काम और कर, बिंदी सफ़ेद लगा तो थोड़ी सी अच्छी लगेगी तू। तो बोली ना मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अरे मैंने कहा हाँ, मैं खींच के उसे खिड़की की तरफ लाई, वहीं मेकअप का रखा रहता है साइड में, ऐसे जैसे खिड़की है और साइड में स्टूल पे मेकअप, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में कर लें। मैं उसे खिड़की पर खड़ा करा, मैंने कहा सामने वो है, ऐसे लगा के मैंने कहा ला सफ़ेद लगाऊँ, क्रीम रखी थी वो उठा के मैंने उसकी लगाई और मैंने कहा सामने तेरी माँ है। बोली मुझे पता है। तो मैंने कहा जब भागी, यहाँ मैं रोक रही हूँ, नीचे जा अपनी माँ के पास। वो एक सेकंड, वो पल मैं कभी नहीं भूलती, मेरे दिमाग से निकलता फिल्म की तरह घूमता है कि जैसे मैंने कहा जब भाग, यहाँ मैं संभाल लूँगी। वो भागी, मालकिन उसके पीछे भागी, मैंने दरवाज़ा बंद कर, जैसे आपका मैं खींच के बंद कर दूँ। मैं वहाँ खड़ी गई, मैंने कहा आज नहीं, आज नहीं, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कुछ भी हो जाए आज तू सुन रोकेगी। वो नीचे गई, देखा तो मर गई वो एक सेकंड। उन्होंने देखा अपनी लड़की के दोनों हाथ पकड़े यूं कस के, मर गई। जैसे आखिरी पल इंतजार कर रही थी कि वो कब आए नीचे। तो ये वहाँ की हालत है, जो बीमार हो जाए उसका कोई नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब खुद अगर उनकी लड़की भी उस पेशे में है, कोई नहीं पूछती हैं, और कोई क्या पूछेगा। तो इस हालत में मर जाती है। कई बार 5-5 रुपए पे जीती हैं, जैसे मतलब 5 रुपए पे की कस्टमर आया, जैसे जहाँ और लोगों को किसी को 200, किसी को 400, 300 दिए जा रहे, 5 रुपये उसके भी दे दिए जाते हैं, चल तू अपनी रोटी खाती रही। दिन भर में 50 रुपये 60 रुपये से मिल जाते हैं। ऐसी ज़िंदगी कटती है। रहने को एक ठोर ठिकाना कभी पड़ी रहे, एक तरफ बर्तन मांजती रहे, कुछ और काम करती रहे, बस इतना। कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि कुछ उनके पास है तो नहीं जो कुछ सेविंग्स हो या कुछ हो कहीं चली जाएं। मालकिन के पास है, उनके मकान हैं, पॉश एरियाज़ में हैं उनके मकान, जहाँ लोग उन्हें जानते भी नहीं कि वो होंगी, उनके हैं। पर जो धंधे में हैं उनका नहीं है कुछ भी, उनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका, न दिल न दिमाग न जिस्म, उनका अपना कुछ नहीं है। वो तो एक सांस ले रही हैं बस, जैसे किसी मशीन में डाल दिया जाए और वो मशीन चल रही है बस। आप AI का ज़माना है, ऐसे ही मान लीजिए कि वो बस AI है, चल रही हैं, और उनकी इंटेलिजेंस बस देह धर्म पूरा करने तक है, और कुछ नहीं। एक बड़ा सच और भी है कि उनको सब कुछ करना पड़ता है। वो ठंडी औरतों को कोई पसंद नहीं करता। मुझे तुमसे बेटे के बराबर हो कहने में शर्म आ रही है कि अगर वो चुप पड़ी रहें, ऐसी औरत को कोई उसका पैसा नहीं है। इसलिए जैसे कहेगा कस्टमर वो सब उन्हें करना पड़ता है। वो जो भी कुछ कह रहा है सब करना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, वो चुपचाप नहीं रह सकती। तो फिर वो कहाँ, ये इंटेलिजेंस है बस उनकी यहीं तक, बाकी तो आर्टिफिशियल है उनकी ज़िंदगी सारी, कुछ नहीं है उसमें। मैम इसमें जैसे आपने बताया कि बाद की तो कुछ लाइफ इनकी बचती ही नहीं है, ये जो पूरी एक्टिविटी होती है, जैसे आपने बताया था कि 15 लोग एक दिन में एक लड़की के साथ होते हैं, संभोग इतना होता है, तो ये कितने वक्त के लिए साथ में होते हैं कमरे में, कितना टाइम चलता है? मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट मुश्किल से,
उसके बाद तो वही चिल्लाने लगती मालकिन, बाहर निकल, क्या बात कर रहा है। कुछ नहीं, टाइम बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, कुछ नहीं है। और गाइडलाइंस उस लड़की को क्या दी जाती है, और उस जो उसको बस सिर्फ एक्टिव रहने की, बस कि जो वो बोले वो करना। वो करो, चेहरा छोड़ के। वो तुम्हें नोच रहा है, खसूट रहा है, क्या कर रहा है, इलीगल कर रहा है, वो कुछ मना नहीं कर सकती हो तुम, सबके लिए तैयार रहो बस। आपने बोला कि ये जो मालकिनें होती हैं इनकी अपनी कोठियां होती हैं, और ये कितना बड़ा ब्रैकेट, कितना बड़ा, और कितना बिजनेस, कितना पैसा है इसमें। देखिए आप खुद देख लीजिए, मान लीजिए एक मालकिन को, चलिए मैं एक कीपर की बात करती हूँ, उसे 200 रुपये पर हेड मिल रहा है एक दिन का, और उसके पास अगर 15 लड़कियां हैं, एवरेज 15 होती हैं एक ब्रोथल में, जरूर 15 से 20। हाँ 15 से 20, तो उसको 3000 रुपये मिल रहे हैं। इसके अलावा जो और चीज़ों के हैं, खाने का 200 रुपये ले रही है, वो ले रही, वो जो खाना है 10 रुपये का मंगाए, 20 का मंगाए, इससे तो कोई मतलब, उनकी डेली की अर्निंग कम से कम 1000 रुपये जरूर है मालकिन की, कीपर की जो है। अब 1000 से आप लगा लीजिए कितनी उसकी आमदनी है, खर्चा क्या है उसका, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। वहाँ रह रही है, उन्हीं का ही खा रही है, उन्हीं के खाने में से खा रही है, और कपड़ा अपनी मर्जी का पहन रही है बस, क्योंकि उसे तो धंधा करना नहीं, वो कुछ भी पहने, बेकार पहने, अच्छा पहने, जैसी मर्जी हो। बताइए कैसे, तो मकान क्यों नहीं बनाएंगी, अच्छे घर बनाएंगी, अच्छे रहेंगी, और अब तो उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो ऐसे भी उनके पास एक सपोर्ट हो गई। वही तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने कहीं कुछ सवाल उठता है मन में, गलत तो नहीं कर दिया ये, कि अब वो उन बच्चों के सारे एक सामान्य ज़िंदगी जी रही हैं, लेकिन वहाँ से बाज नहीं आती, अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, जहाँ लोग ने ये कहें ये तो भव्य, एक अच्छी भद्र महिला है, इसको तो कुछ भी नहीं कोई कहे, इसका बेटा इतना कामयाब है, इसकी बेटी इतनी कामयाब है, तो लेकिन वो दिन भर में कहाँ रहती है ये कोई नहीं जानता, पूरा पूरा दिन वहाँ रहती है। सिस्टम बैठाया, फिर जरा देर के लिए घर आ गई, फिर चली गई। कोई पूरा दिन अच्छी कॉलोनीज़ में कौन किसी के घरों में झांक रहा है कि कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये स्थिति है। इतना सोना पहनती हैं मालकिन, मतलब मैं कभी कभी कहती हूँ मुझे तुम्हें देख के ईर्ष्या होती है, भाई बहुत ज़्यादा सोना पहनती है। अरे दीदी आप ले लो, नहीं मैंने कहा वो तो नहीं चाहिए, पर तुम इतनी ज्वेलरी कैसे बना लेती हो भाई। नहीं नहीं ये तो मेरी माँ की है, माँ ने दे दी थी, मेरी नानी ने मेरी माँ को दी थी, वो उनका तकिया कलाम है बस। अब हालांकि आगे नहीं कह पा रही हैं, पर सब वहीं का है जो भी कर रहे हैं, और कुछ बड़े लोगों को भी फंसा के रखती हैं। जैसे ये कि एक ने फंसाया एक को, और वो बड़ा व्यवसायी था शहर का अच्छा खासा, और वो ऐसा फंसाया कि वो परमानेंट उसके पास रहने लगा। ऐसे तो बहुत लोग हैं, परमानेंट उसके पास रहने लगा, घर बार बिक गए, वो सब उसने अपने नाम करा लिए, उसकी जो दुकान थी वो अपने नाम करा ली। और ये अलग बात है कि उससे भी उसको एक बेटी थी, एक पहले से बेटा था, दूसरे से ही बेटी थी, कोई मतलब पहला जो कस्टमर होगा कोई और दोनों, अब आपको क्या बताऊँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ इस पर, एक बेहतरीन कॉलेज में पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे, शुरू से ही दार्जिलिंग में पढ़ रहे हैं, तो मतलब बढ़िया एजुकेशन, और मैं नहीं उसमें दे रही हूँ कुछ भी, मेरा कोई मतलब नहीं, मैं मालकिनों के बच्चों का कभी नहीं करती, ये भी समझ लीजिए आप, मालकिनों के बच्चे के लिए कुछ मेरा मतलब नहीं है। हाँ राह दे दी, चले जाओ, एडमिशन को कहेंगे मैं साथ चली जाती हूँ, पर उनका खर्चा वही करती है, मैं केवल उनका करती हूँ जिनको अपने बच्चे से मिलने के लिए भी 200 रुपये देने पड़ते हैं, और बहुत दूर अपने से रहते हैं। बस मैं आज तक उस जगह को ट्रेस नहीं कर पाई, आपके नज़दीक है वो जगह, मैं ट्रेस नहीं कर पाई जहाँ वो बच्चे रखे जाते हैं। दिल्ली में? हाँ लोनी में, तो ये मैं नहीं कर पाई, बहुत कोशिश की, वहाँ सिर्फ बच्चे होते हैं, और कोई एक आदमी जो मामा कहते हैं जिसे बच्चे सारे, नेपाली है कोई, बड़ा नेक्सेस है। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कैसा है कि कई बार मैं हैरान होती, अच्छा ऐसे भी इतने सालों में भी उस समय इतना ज़्यादा नहीं चीन पाई कि ये भी हर बार एक नई बात सामने आती है, हर बार एक नई बात। मैम ये मालकिनों से आपने कभी कोई बात, आप तो बहुत, मिल करते ही हो, बहुत करती हूँ, ऑब्वियसली हमने काउंसलिंग भी हाँ, की होगी, सब कुछ,
मैं एंड पे आना चाहता हूँ, इनका माइंड क्या है, क्या सोच, ये भी तो इनकी भी तो बेटियां हैं, इनकी भी तो बच्चे हैं, पूरा वो तो परिवार। संवर गए ना। मैम वो सवर गए, माँ तो देखिए है ये जब भी। माँ है वो तो मातृ सत्तात्मक परिवार में जी रही थी ना अब तक भी। हाँ, वहां तो यही काम था, अगर किसी को नहीं करना है तो वो लड़की मना कर सकती थी। ये पहले होता था। हाँ, हाँ मना कर सकती थी। हाँ मगर थी तो उन्हीं की, हाँ है ना, उन्हीं की बेटी है। तो जब उनकी बेटी उनके सामने किसी कस्टमर के साथ जा रही, हाँ वो थे कुछ नॉर्म्स उनके, जैसे नाबालिग नहीं जाएगी। अच्छे लोग आते थे, पैसे वाले लोग आते थे, लेकिन वो समय बदलता चला गया और लड़कियां दूसरी आने लगी और ठेले वाले और ये रिक्शे वाले आने लगे। नहीं तो ये जो मालकिन है, मैं इनकी बात करना चाह रहा हूँ, इनका माइंडसेट कैसा है, इनकी साइकोलॉजी क्या है? इनका इनसे कुछ मतलब नहीं है, इनका तो मतलब केवल और केवल पैसा है। इनका माई बाप ही पैसा है और कुछ नहीं। मैम पैसा पूरी दुनिया के लिए, अगर आप देखोगे दिल्ली बॉम्बे कहीं जाओ, हर बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है। इजी मनी है वो। आप मेहनत कर रहे हैं, आप जो काम करेंगे उसमें मेहनत करेंगे ना। आप भले इंजीनियर हैं तो आपको सैकड़ों काम करने पड़ेंगे, कभी कभी समय भी नहीं मिलेगा, पूरा दिन कंप्यूटर में झुके रहेंगे। उनको तो कुछ नहीं करना, बैठ के छालियाँ काटनी है और बैठे रहना बिस्तर पे अपने, बाकी तो दूसरे ही करेंगे ना। उनको क्या करना है बताओ? उन्हें तो कोई कस्टमर एंटरटेन नहीं करना, उन्हें तो कोई ऐसा कठिन काम नहीं करना कि झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजने करके अभी ये फैलावा हो रहा है, कुछ नहीं करना उन्हें। तो दूसरे कमाएंगे, वो खाएगी, तो वो क्यों छोड़ेगी इस काम को? तो और ऐसे कुछ चीजें पलती हैं वहां कि जो उन्हीं के दलाल हैं, उन्हीं के पाले हुए गुंडे हैं, उन्हीं के हाथों मर भी जाती हैं। पिछले दिन एक सेक्स वर्कर को वहीं गोली मारी, कोठे पे मर गई। क्यों गोली मारी? बंगाल की थी, भगवान जाने, अपनी मन की होगी, कोई उनकी आपस की लेन देन को लेकर होगी, कुछ होगी। पश्चिम बंगाल की थी, मर गई, जरा सी देर लगी। सैकड़ों मुकदमे में नहीं करा रखे थे दसियों। तो ऐसा नहीं है कि इनके भी दुश्मन नहीं होते, दुश्मन इनके भी होते हैं, आपस में ही होते हैं। क्योंकि देखिए राइवलरी क्या है, जब आपका एक बिजनेस का जुड़ जाएगा तब फिर हो जाएगी वो दुश्मनी। किसके कमरे पे ज़्यादा लड़कियां क्यों, इन्हें दलाल को लगाया जाएगा, इसे फुसला के लाओ भाई, कुछ तो कम करो इसके, ये तो हमसे भी ज़्यादा आगे जा रही है। और क्या सोच के, वो तो मैं भी नहीं समझ पाई आज तक, क्या सोच के फंसाती हैं। एक लड़की जो मैं जिसे कह रही हूँ कि जब यहाँ बंद हो गया बाजार, उसके बाद एक लड़की हमने निकाली, वो कैसे कि 14-15 साल की लड़की थी वो, और 17 दिन हो गए थे और पूरा बवाल शहर में मचा हुआ था। दूर दराज तक की बिरादरी इकट्ठा हो गए और आ रही थी SSP के धरना प्रदर्शन दे। किसी ने उसका एक मामा पत्रकार था, एक दिन वो आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो कुछ काम है। मैंने कहा मुझे पता है तुझे क्या काम है। क्यों, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा अब तो तू सोच के आया, जब सब जगह से हार गया तो मैं दीदी के पास चला जाऊँ, बता। आप बता, मेरी भांजी है वो सगी। अच्छा, मैंने की ये तो नहीं पता मुझे। हाँ, मैं कहा बैठ, मैंने बिठाया उसे, मैंने की CO को बात कर और पूछ उससे कि CCTV कैमरा देखे। उसने कहा हाँ जी, वो तो हमने ला के दिए हैं, 24 कैमरों की फुटेज ला के दी है, तो नहीं दिख रही हमें। मैंने कहा एक बार मुझे भी दिखा दे। तो मैं उससे तो कह दिया, उसने फुटेज मुझे, वो अपना फ़ोन दिया कि आप इसमें देख लो, सारी पड़ी हुई हैं। मैंने, मेरी एक कलीग है उसको दे दिया, मैंने कहा तू देख संजोग थोड़ी देर, मैं किसी और से बात कर रही थी। उसने 2 देखती कहा कि मैडम 1 मिनट देखो ज़रा। मैंने देखा हाँ ये तो, मैंने कहा ये है तेरी भांजी? हाँ यही है। तो आप देखिए कैसे हो रहा था, ये है और ये है, ये वो बच्ची है, यहाँ एक औरत है, यहाँ एक औरत है कैमरे में। सामने वाली फ़ोन निकालती है, एक छोटा सा पर्स ले रही हाथ में, और 1 सेकंड के लिए फ़ोन करती है। पीछे वाली फ़ोन उठाती है, जैसे ही करती है पीछे वाली उठाती है, वो फिर 1 सेकंड में कुछ कह के और आगे वाली तो रख लेती है, फिर वो किसी को मिलाती है। तो वो बच्ची यहाँ से निकालती है अपनी हिप में से, पीछे वाली में से, जेब में से फ़ोन निकालती है और वो भी एक बात सुन के और जल्दी से रखती है। और उसके बाद अगर वो वहीं कैमरे की फुटेज ख़त्म, फिर नहीं दिख रहा। फिर मैंने कहा भाई ये तो, फिर उसने कहा कि मैम मैं जो बात बता रही हूँ वो देखो ढंग से, ये वो है और ये वो है, 2 महिलाओं के नाम लिया, आप गौर से तो देखो। मैंने देखा हाँ ये तो वहाँ की बड़ी मतलब सेक्स वर्कर हैं, ये सेक्स वर्कर की क्या ब्रोथल ऑनर है,
अरे मैंने कहा ये तो वो है और ये इनकी बातचीत, और बीच में तेरी भांजी है क्या? हाँ जी मेरी भांजी है। मैंने कहा भैया आज ही भाग जाओ जयपुर। लड़की समझ लो चली गई। खैर इतने उसने बात करी होगी बाहर जाके, सीओ साहब ने अपनी गाड़ी भेज के और एक दरोगा भेज के मुझे बुलवाया, हाँ मैडम थोड़ी सी मदद कर दो। मैंने कहा जी क्या करूँ बता तो दिया, चले जाओ जयपुर। तो बोले मैं मूर्खता की बातें बता रही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, और बड़ी रोज़ रील अपनी डालते रहते हैं वो सज्जन कि आज मैं ये बन गया और आज वो हो गया। बोलते हैं कि वो मैडम एड्रेस तो दे दो। मैंने कहा सुनो 1 मिनट, मैं उनसे पहले उनके सामने बात कर चुकी थी फ़ोन पे। मैंने उस महिला को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा कहाँ है भाई? दीदी मैं तो गाँव आई हुई हूँ। और मैंने कहा मैं तो सोच रही थी कि तू आई हुई हो, मैंने तुझे देखा था आजकल यहीं। नहीं दीदी मुझे तो 15 दिन हो गए। अब पक्का हो गया कि भाई वो झूठ बोल रही है? मैंने कहा और मैं तो कह रही थी तेरी गवाही करा दूंगी मैं, उसमें छूट जाएगा तेरा केस, निपटा देती। पर दीदी अब 8 तारीख अगले महीने की बोली 8 तारीख है, और तब दे देना ज़रूर गवाही। मैंने कहा हाँ दे दूँ, चल गाँव में ही है? बोली हाँ गाँव में। मेरे से बोले कि मैडम एड्रेस तो मांग लेती हैं, आपने तो ऐसे ही रख दिया फ़ोन। अजीब आदमी है। मैं कह रही हूँ तेरे मामले में गवाही दे दूंगी, तो आपको नहीं पता कि मुकदमा होगा इसका, तभी तो गवाही दूंगी। ब्रह्मपुरी थाने से निकलवा लो एड्रेस इसका, हालांकि मेरे पास था, एड्रेस निकलवा लो। और उन्होंने फॉरन मेरे बैठे बैठे वहाँ से एड्रेस निकलवाने को, मैडम अब क्या करें, एड्रेस तो है और ये आपका ही है बनाम ये। तो मैंने कि मेरा है ना, तो आप ऐसा करो जयपुर निकलो अभी के अभी, टीम बनाओ और अभी निकल जाओ। मेरे से एक गलती होगी। उन्होंने कहा कि भी अपना कोई बंदा भेज दो। मैंने कहा नहीं, कोई रेस्क्यू तो खुद कर लो, चले जाओ, नहीं होगा तो मैं कर दूंगी, पुणे से भी कर दूंगी, चिंता ना करो। वो गए बोलो, उन्होंने 4 या 5 लोगों की टीम बनाई और लड़की बरामद हुई चौथे दिन, उनकी बकौल उनके। और उन्होंने कहा कि मैडम लड़की मिल गई, और ये वहाँ नहीं थी, ये दिल्ली में आशा ज्योति केंद्र में थी। मैंने कहा सर धूप में ना कर रखे मैंने बाल सफ़ेद, जितनी आपकी उम्र है इतना बड़ा मेरा बेटा है, ये भी समझ लो। मगर 38 साल का बेटा है मेरा। और क्या मतलब? मैंने कहा पहले दिन फ़ोन कर दिया था उसने मुझे कि दीदी जब फ़ोन कर रही थी जब ये बता देती कि ये आपकी परिचित लड़की है, मैं तो भेज देती वापस। और ये आए इतने सारे मुस्टंडे, मेरे कितने पैसे खर्च करवा दिए, 5 लाख रुपए तो नगद ले लिए, और उसके बाद जयपुर में होटल में स्टे कर रहे हैं सारे, मेरी दारू पी रहे हैं, मेरा ही खाना खा रहे हैं। मैंने कहा सर बद्दुआ लगती हैं, बद्दुआ। मेरे लिए तो बस इतनी दुआ बहुत है कि ये बच्ची वापस आ गई, बस। इतना भी झूठ मत बोलो। उन्होंने क्या शातिरपना करा, दिल्ली आए, स्टेशन पर लड़की को गुमशुदा दिखवाया जीआरपी में कि ये लड़की गुमशुदा लड़की है और कल इसके घर वाले आएंगे, आशा ज्योति केंद्र में भेज दो। उन्होंने भेज दी, अगले दिन उसके घर वालों से उसे रिसीव करा लिया। ये खेल गया, 5 लाख नगद दे के आए। मेरे सामने बोल नहीं सकते, मैं मैसेज करती हूँ उनको बराबर, जब भी वो डालते हैं ना अपना कुछ मैसेज करती हूँ। मैंने कहा सर कुछ पिछली यादें भी कर लिया करो, मेरी भी आदत ख़राब है, फेसबुक पे नहीं लिखना चाहिए पर मैं लिखती हूँ। तो ये कैसे आप उम्मीद किससे करें वो उम्मीद जो भागने की भी करें, अगर वहाँ करती किससे करती? पुलिस पे जाती भाग के, वो पुलिस, मुझे कोई भरोसा नहीं पुलिस का, कतई मुझे कोई भरोसा नहीं है। मैं मीडिया के बिना मैंने कभी नहीं किया, और टचवुड मीडिया ने मेरा इतना साथ दिया कि मैं थैंकफुल हूँ, हमेशा बहुत साथ दिया मेरा। इन 30 सालों में लोग आए गए, मगर मेरा साथ कभी किसी ने नहीं छोड़ा। मैम अगर मैं इसके कंक्लूजन पे आना चाहूँ, अब जो भी व्यक्ति आज का पॉडकास्ट सुन रहा है, हर इंसान बहुत इमोशनल हुआ होगा, बीच में आंसू भी टपके होंगे, झलके होंगे। हम जैसे लोग, जितने भी बाहर लोग हैं, जिन्हें अवेयर ही नहीं है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, अपनी धुन में नेटफ्लिक्स में मूवी देखी, ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, शाम को पिज़्ज़ा खाया, सो गए, काम किया, यही नॉर्मल लाइफ चल रही है। हर इंसान अपने देश से प्यार भी करता है, हाँ बड़ी जायज़ सी बात है। बिल्कुल। तो मैम एक आम व्यक्ति इस रेड लाइट एरिया के खिलाफ अपनी मुहिम कैसे उठा सकता है, क्या कर सकता है सेक्स वर्कर्स के लिए? देखिए आम मत कहिए, फिर से उसे बहुत खास होना पड़ेगा। पहले तो ये है कि उनके दर्द को आत्मसात करना पड़ेगा। ये इसको काम समझ के अगर वो जाते हैं, मैं कुछ लोगों का पॉडकास्ट पे भी देख रही हूँ, अगर वो काम समझ के ये कहते हैं कि हमने 4000 5000 निकाल दिए, तो मैं इससे एतराज़ करती हूँ। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए
कि जो दिल को लग जाए। वो कहिए कि कैसे आप काम करेंगे, तो काम करने का तरीका है कि उन्हें पहले अपना मानिए। आप बैठ के तो देखिए, बॉस बन के जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। आप जाएंगे, अरे कौन सी लड़की है, कौन है, निकालो इसे बाहर करो, नहीं कर सकते। 6-6 महीने मुझे एक लड़की निकालने में लगते हैं। अगर आपके पास इतना पेशेंस है कि आप 6 महीने तक किसी लड़की के साथ कांटेक्ट में रह सके, तब आप ये बात करिए, वरना उस क्षेत्र की तरफ कभी जाने की बात भी मत करिए। मैं सैकड़ों लोगों से अब भी कहती हूँ कि चलो ओयो होटल के खिलाफ करो ना मेरे साथ। मुझे ये तो कहते हैं कि दीदी वहाँ से तो बच गई, इस बार ये बड़े लोग हैं। कोई बात ना, अब तो उम्र हो रही है, 61 साल के हो जाएंगे अब, और 6 महीने बाद क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपको ओयो से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो बड़ा वेश्यावृत्ति का अड्डा है वो, सारे 2 कमरे है, ओयो होटल का बोर्ड लग रहा है, घरेलू नहर के किनारे बना हुआ है, आदमी ना आदमी का जून वहाँ जाता, ओयो होटल का वो लगा हुआ है। मेरा तो शहर बर्बाद कर रखा है, बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। घंटों के हिसाब से लड़के लड़कियाँ आते हैं, उन्हें रोक लीजिए। करते लोग शिकायत मेरे फ़ोन में पड़ा एक का, दीदी कुछ करो। और मैंने कहा तुम्हारे घर के सामने तुम क्या कर रहे हो, तुम तो करो। सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, पर अतुल शर्मा के घर में ये तो संभव ही नहीं ना। अतुल शर्मा को तो जाना भी है एक दिन। अभी तो आओ ना आप सामने। अपने देश के लिए मत करो, अपने परिवार के लिए मत करो, अपने शहर के लिए कर लो, इसे साफ कर लो ना। मुझे लोग कहते हैं एक बार जीबी रोड में भी काम करो। पहले मेरे से अपना शहर नहीं साफ हुआ, जीबी रोड को कैसे साफ करूँगी। तो मैं नहीं कहती किसी को भी कि आप काम करें तो जज्बे के साथ करें, और 30 साल का रखें हिम्मत। मुझे कुछ और नहीं करना 30 साल, मुझे यही करना है। हो सकता है मैं टूट जाती अगर मेरे पास पारिवारिक दायित्व होते कि मुझे कमाना भी है, बच्चों के लिए खर्च भी करना है, इनकी पढ़ाई। मेरा सारा दायित्व मेरे परिवार ने संभाला, सब। मेरे बच्चे नहीं भटकने दिए, मेरी जॉइंट फैमिली है। और आज भी आप देखो, ये मेरा सबसे छोटा परिवार का बच्चा है, मेरे साथ ही रहता है। और वो हिम्मत अगर आप में है तो करिए, प्रोफेशन के तौर पे नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, अगर प्रोफेशन के तौर पे करना है तो कोई एक बच्चे को उठा लीजिए, एक बच्चे को का खर्च दे दीजिए, एक बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर दीजिए। आपको मैं नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन मुझे एक बिहार के एक छोटे से गांव से एक बंदा 33 रुपये रोज़ दे रहा है। मैंने, वो बहुत मुश्किल था काम की, रोज़ 33 रुपये वो कहाँ से डाले मुझे। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा करो तुम इतना, बोले मैं 300 रुपये मुझे मिलते हैं। तो मैंने कहा 33 क्यों, 30 दो। नहीं वो मेरा टोटका है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैंने कहा गुल्लक बनाओ। बोले गुल्लक किस दिन ज़रूरत हुई तो फोड़ ली। मैंने कहा नहीं, ताला लगाओ, स्टील की लो, ताला लगाओ और उसमें डालो। फिर जब साल भर में तुम्हारे 363 रुपये हो जाए मुझे भेज देना। तो भेजता है वो, पिछले 3 साल हो गए मुझे भेजते हुए उसको। और मैं कहती हूँ, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ कि तुम मुझे भेज रहे हो जज्बे के साथ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये जज्बा हो तो करना, वरना मैं तो सबको ये कहती हूँ कि भैया उनका मजाक मत बनाना कोई भी। वहाँ जाके आप अपनी फ़ोटो खिंचाएं, फ़ोटो खिंचाने के बाद आप डालें, फिर आप फंडिंग एजेंसीज़ के पास जाएं, फिर फंड्स अरेंज करें, और ठन गोपाल वो नहीं। वो करिए जिसकी उनको ज़रूरत है। मैम, अगर आज मैं ये कहूँ कि आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आती है, हाँ, आप उस एरिया के इंचार्ज बन जाते हैं, हाँ, आपके पास सारा दायित्व है, हाँ, क्या हाँ। स्टेप्स होंगे आपके? देखिए, पहला मेरा सबसे पहला तो ये होगा, मैं हटाने की बात तो हरगिज़ नहीं करूँगी उन्हें। केवल मैं उनका रिडेम्पशन होने की बात करूँगी, पुनरुद्धार होने की बात। मैं ये नहीं करूँगी कतई भी कि चलो जी अभी ना हटाओ यहाँ से, ये बाज़ार हटाओ और ये ख़त्म करो और कोई लड़की नहीं आएगी। और ज़्यादा आएंगी, क्योंकि फिर वो मोहल्लों में बस जाएंगी, जो हो रहा है अभी इस समय। मैं केवल ये करूँगी कि उनके बच्चे 100% एजुकेशन उनकी ज़रूर करूँगी। उनको टेक्निकल जो नहीं पढ़ने में, कोई ज़रूरी नहीं सभी बच्चे पढ़ने में। जैसे मेरे को बहुत से बच्चे ITI कर रहे हैं इनके, इनको मैं ITI भी करा रही हूँ, तो उनको टेक्निकल एजुकेशन ज़रूर दिलवाऊँगी। और लड़कियों की जितनी जैसे ही बड़ी होती है, 25-26 साल की नहीं, जैसी वो बालिग होती है, मैं उनकी शादियाँ करवाऊँगी। सामूहिक विवाह जैसे होते हैं सरकार के, ऐसे सरकारी उस तौर पे सामूहिक विवाह कराऊंगी जरूर। मेरा कोई ज़बरदस्ती नहीं है उन पे कि आप पढ़ें, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं आप टेक्निकल बने, लेकिन अपने पैरों पे तो आपको खड़ा होना ही होगा। पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो फिर इसी धंधे में जाएंगे।
तो मत पढ़ो, नहीं तुम्हारी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा पढ़ने में तो सीखो। मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, साइकिल रिपेयरिंग का काम है, बहुत सारे काम है जिनको आप कर सकते हो, तो वो करना है बस। इन मालकिनों का क्या करोगे? ये तो अपने आप सुधर जाएंगी, इनके पास क्या रह जाएगा जब वो लड़कियां ही नहीं होंगी, है ना। और फिर तो तब इनके बच्चों का जब ये बात खुल जाएगी कि अब ये सब हो रहा है और बच्चे समाज में थोड़ा सा इंसल्ट फील करने लगेंगे, तो अपने आप अपनी माओं को सुधार लेंगे, वो जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। क्योंकि ये तो फिर मैं कहूँगी कि भाई मैं फिर तो तुम्हारी जो पहचान है उसको तो समाज को बताना ही पड़ेगा कि ये वो लोग हैं, इनका एडमिशन ले लो, इनको नौकरी दे दो, तो फिर तुम्हारी माँ का बदनामी हो जाएगी, तो अपने आप मानेंगे। और फिर वही बात आती है कि जब दुकान खोली हुई है और उस दुकान पर कोई खरीदने ही नहीं आएगा तो आप क्या करेंगी? सामान ही नहीं मिलेगा आपको तो आप क्या करेंगी? आएंगी ना मेन स्ट्रीमिंग में। तो चोर को नहीं मारना चाहिए, चोर की माँ को मार देना चाहिए। मैं ये मान के चलती हूँ कि जिसने उनको ये रास्ता दिखाया, रास्ता उसका तोड़ दो, अपने आप सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम रूट कॉजेज पे नहीं जाते, हमारी गलती ये है। कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो मैम अगर एक लाइन में पूछना चाहूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रूट कॉज क्या है? हमारी अपनी मानसिकता, हमारी जो उत्कट और कुत्सित पुरुष मानसिकता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को हमने कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश में बदल दिया। सर्वाइवल ये था कि अगर बिल्ली चूहे को ना खाए तो चूहे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बिल्लियों को कुत्ता ना खाए तो बिल्ली हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। चक्रीय परिवर्तन था ये, लेकिन कमज़ोर जो है उस पर ताकत की आजमाइश करना, वो इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा काम है। ये इसकी सबसे मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनकी घर में नहीं चलती, घर में उनको कोई नहीं पूछ रहा, वहाँ वो ताकत आजमा सकते हैं। स्त्री तो मना करेगी ना, भाई मेरे साथ जाति मत करना, ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं, ये आज में नहीं, उसको ना कहने का अधिकार है, उनको नहीं है। तो वो तमाम जो आजमाइश करते हैं, तो वो रूट कॉज है कि जो आदमी नर पिशाच हैं, जिन्हें खून चूसने की औरत की आदत हो गई है, वो खून कहीं ना कहीं जाके चूसेंगे उनका, उनको तोड़ना होगा। ऐसे नराधमों की कमर तोड़ देनी होगी, तब आप इस पर प्रहार कर सकते हैं, वरना ये तो सदियों से चलता आया और चलता ही रहेगा। और लोग कैसे देते हैं इसका उदाहरण कि इनकी वजह से बलात्कार कम होते हैं। कहाँ हो रहे हैं बलात्कार कम? अभी एक गूंगी बहरी बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके बाद में उसकी आंख और फोड़ दी, बताइए, तो कहाँ हो रहे हैं बलात्कार? तो तब भी हो रहे हैं। मतलब मैम आप कह रहे हैं इसका मेन कॉज है वो लड़कियों को छोड़ो, आप ये कह रहे हो जो वहां जा रहे हैं, हाँ, अगर वही रुक जाएंगे वो तो वो लड़कियां वहां आएंगी नहीं, वो बिजनेस मॉडल ही खराब हो जाएगा, मॉडल खराब हो जाएगा, बस खरीदेंगे ही नहीं उन्हें। फिर मैम इसमें मुझे एक बात ये ऐड करो आप, क्या ये जो समाज में इसका जो लोग कोठों पे जा रहे हैं, क्या इसका लेना देना लोगों का पॉन से भी है? नहीं, ओके, ना, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रिक्टली हिदायत है, वहाँ कोई फ़ोन भी अंदर नहीं ले जा सकता, वो मालकिन के पास जमा हो जाते हैं। क्योंकि कई बार घटनाएं हुई, लड़कियों ने उनसे रिक्वेस्ट करके फ़ोन मांग लिए और मुझे फ़ोन कर दिए, किसी अपने को कर दिए, तो अब 10 साल से तो हिदायत है फ़ोन अंदर नहीं लिया। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ उस माइंडसेट की, कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे समाज में आज की डेट में मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, 13 साल से बच्चे बहुत ज़्यादा पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बच्चे पॉर्न देख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या इनका माइंडसेट एक शायद लड़की के साथ फिजिकल होने का बनता है, और अगर उसको समाज में वो चीज़ नहीं मिलती तो वो इस तरह कोठों में जाता है? क्या ये इसका एक रीज़न हो सकता है? नहीं, देखिए ये तो रीज़न नहीं है। पहली बात तो जो बच्चा पॉर्न देख रहा है उसकी मानसिकता समझ लीजिए, वो कौन है बच्चा। अगर आपको याद हो, नोएडा में निठारी कांड हुआ, आप सैकड़ों कयास लगाते रहे सब लोग। असलियत क्या थी? असलियत ये है कि माँ बाप, पता नहीं ये कितना ठीक है, माँ बाप एक कमरे में सो रहे हैं, बच्चा एक सिंगल बच्चा है आपका, वो दूसरे कमरे में सो रहा है, और माँ बाप जो एक ही कनेक्शन, तब तक ये नहीं थे OTT और ये सारी दूसरी चीज़ें नहीं थी, एक ही कनेक्शन बच्चे के कमरे में है, एक ही कनेक्शन बेटी के कमरे में है, माँ बाप के में है, वही बच्चे के कमरे में है। जो वो कुछ देख रहे हैं वही वो देख रहा है बच्चा, देर रात तक देख रहा है। ऐसे में ये फिर वही बात आती है कि जो शारीरिक ज़रूरत पैदा होती है उस उम्र में, उसके लिए बूढ़ा जवान अच्छा बुरा कुछ मायने नहीं रखता, तब वो उस 50 साल के नेपाली नौकर के साथ अटैच हो जाती है।
और जैसे ही पिता को पता लगता जो उसको चोट पहुंचाई गई वो केवल एक डॉक्टर ही कर सकता था। जिस तरह से जिस नस पे मारा गया 1 सेकंड में मर गया आदमी। तो ये वो बच्चे पोर्न देखते हैं। जिस घर में माँ बाप ये सब देख रहे हैं, जिस घर में माँ बाप एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, बच्चों से बिल्कुल अलग हो रहे हैं, वहाँ ही हो रहा है। बिल्कुल बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है माँ बाप को, जो हम भूल चुके हैं। मैं उदाहरण नहीं देती, लेकिन मैं बात कभी कभी कहनी पड़ जाती है कि सच बताइए कितने लोगों के घरों में, चाहे बड़े घर हों छोटे घर हों, एक जगह कहीं सोने का आज भी कुछ पलों के लिए प्रावधान है? नहीं है। मैं आपको अपनी बताती हूँ। मेरा घर खूब बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि बेसिकली हम गांव में हैं, काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे कमरे हैं। मगर मेरे बच्चे अभी सब, मैंने रूटीन बनाया हुआ है कि मैं जब तक जिंदा हूँ इसी तरह होंगे। तीनों बच्चे नहीं, मेरे और देवरों के बच्चे भी इकट्ठे होते हैं, सब बच्चों समेत इकट्ठे होते हैं। और आप देखिए मेरे 2 कमरे में केवल एसी है, और उन 2 कमरों में ऐसे भेड़ भूसे की तरह ठूस के सोएंगे, एक दूसरे के पास ही सोएंगे, कहीं नहीं, और वहीं सोएंगे, वहीं बात करेंगे। उनकी पूरे साल की बातें होती हैं। बहुएं भी मेरी वहीं सोएंगी, कोई कहीं अलग नहीं सोएगा एक दूसरे से। पता ही नहीं कौन कहाँ सो रहा है, क्या हो रहा है, बस सो रहे हैं उसमें, और सो कहाँ रहे, पूरी पूरी रात जाग रहे। उनकी अपनी बात होती है। अब अगर वही अलग सो जाए, मैं कहती हूँ सब अलग कमरे तो पड़े हैं, सो जाओ, क्या होगा? वो अपने अपने फ़ोन में रहेंगे। वो तो एक दूसरे के दुख दर्द जान ही ना पाएंगे बच्चे। उन्हें पता ही नहीं लग पाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं हुआ हमारे साथ, या मेरी ससुराल में क्या दिक्कत है। मुझसे तो करेंगे नहीं शिकायत, उन्हें पता है माँ अच्छी नहीं है इस मामले में, ससुराल की बुराई नहीं सुनेगी। लड़कियाँ करेंगी, बहू को मुझसे कोई शिकायत हो तो वो करेगी, या वो अपनी भाभीयों से करेंगी कि भाभी मेरे घर में ऐसे में, वहीं तक ख़त्म हो जाएगी बात, माँ तक नहीं आएगी। अच्छी बातें आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। उनके बच्चे भी हैं उनके साथ, उन्हें पता है कि नानी के बिना, दादी के बिना ये काम नहीं हो सकता। तो करिए ना, वो चीज़ लौटा के लाइए। ये सब चीज़ें तो अपने आप बदल जाएंगी। फिर मैम, रेड लाइट एरिया का टॉपिक ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि हमने उसके दर्द के बारे में जाना, दुख के बारे में जाना, अमूमन इनकी एज कहाँ से स्टार्ट होती है कोठों में? 14 साल से। 14 साल की बच्चियां वहाँ होती हैं और उनको ऑक्सीटॉसिन दे के? हाँ, 25 साल तक तो सब खत्म। अच्छा, कुछ नहीं रह जाता। तो एवरेज आप कह रहे हो 14 से 25 साल तक वो वहाँ पर रहती हैं। ये जो बच्चे हैं, जैसे आपने बताया दुख भी होता है, खुश कैसे होती हैं बच्चियां? कैसे भी नहीं, कोई जरिया नहीं, कोई जरिया नहीं। आप कभी बच्चे के लिए कुछ ड्रेस ले गए? कुछ वो हाँ, बस वो देखा, मालकिन की तरफ देखेंगे, वो कह दी ले लाई हैं तेरे लिए, तो अब मुझे क्या पता बाद में उनसे ले लिया कि नहीं, ले लेंगी। कुछ नहीं, कोई खुशी मैंने कभी झलकते ही नहीं देखी। देखी है बहुत सी घटनाएं ऐसी देखी हैं कि जो मेरे साथ उनका कुछ जुड़ा हुआ, तो बैठ गई मेरे पैरों के पास आके, इतनी दोपहरी में आप आई, आपके पैरों में तेल लगा दूं। ये कुछ ऐसे पल होते हैं जो बहुत ही इतने स्वाभाविक और इतने इमोशनल होते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटियाँ पैरों को हाथ नहीं लगाती। तो मेरे घुटने पे सिर रखती है और मुझे लगता है कि ये रो रही है, क्योंकि उसकी पीठ हिलने से। मैंने उसको रोने दिया, फिर मैंने उसे उठाया, उसके माथे पर उसकी किस किया। मैंने कहा रोई क्यों? बोले आपने मुझे बेटी कहा। तो मैंने कहा बेटी है, बेटी रहेगी। और वो उसे एक शब्द से निकल गई वहाँ से, अल्मोड़ा की लड़की थी केवल। तो वो इमोशंस आपको अगर जागृत कर सकते हैं तो आप आइए। मैं उनके साथ दिल से जुड़ी हूँ, कभी उनके दुख दर्द से गाफिल नहीं हुई। किसी को मैंने इतनी सी चोट देखी तो पूछा ये क्या हो रहा है? मालकिन की फिर मैं परवाह नहीं करती। अरे मैंने कहा ध्यान कर लिया करो कुछ थोड़ा थोड़ा, तो कहती हूँ उनको भी। और जब मालकिन को डांट पड़ती है तो शायद वो पल उनको थोड़ा सा लगता है कि आज हमें एक अंदरूनी सुकून मिला, बस। ये अपना नाम भी बदलती हैं बच्चे बहुत। जो नई लड़कियां थी, मैंने जैसे मैं किसी से आज पूछूं क्या है, मेरा नाम नीना है, एक लड़की ने कहा। मैंने कहा अच्छा। अगले ने पूछा, मैंने कहा क्या नाम तेरा? मैं भूल गई कल। मेरा रेशमा है। मैंने कहा तू तो कल नीना बता रही थी। अरे नहीं, आपको किसने बताया मेरा नाम नीना? मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा नाम तो रेशमा है। और मैंने कहा कल तक हिंदू थी तू? तो फिर उधर को मुँह कर लिया, बस खड़ी होगी, जानती नहीं है मुझे कुछ भी। आप उन इमोशन की इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इमोशन लेस रहती हैं। मतलब मैं हंसाने की भी कोशिश करूँ, उनको हंसी नहीं है, कुछ नहीं, बस यूँ देखती रहेंगी, पूछती रहूँगी मैं 1-2 सवाल, हाँ, फिर जा खड़ी जाएंगी खिड़की पे। ये है उनकी ज़िंदगी। उनके पास बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस बीच कस्टमर नीचे से किसी और को सेलेक्ट कर ले, वो समय नहीं है उनके पास।
सोचिए कि बिजनेस का, जैसे दुकानदार को लगे कि दूसरी दुकान पे ना चली जाए, कोई ग्राहक आया है कहीं और ना चला जाए, तो कैसे खुशी आएगी? उस दुकानदार को तो इसलिए खुशी आती है उसके सामान बिकता है, यहाँ उसका जिस्म बिक रहा है, कैसे खुशी आएगी? कोई खुशी नहीं उनके जीवन में। उनको कहीं लगता है कि कोई मुझे आएगा, कोई मसीहा जो ले जाएगा। रेस्क्यू होने के बाद भी क्या है? या तो पहचान छिपा के शादी कर दो। जो सपने उन्होंने देखे होंगे वो सपने तो पूरे नहीं हुए ना कभी। मैं ये नहीं कहती मैंने सपने पूरे किए। हाँ, कुछ खुशियाँ तब थोड़ी उन्हें मिलती हैं, उनके बच्चे कामयाब हो रहे हैं तो खुश रहती हैं, क्या आपने कर दिया, हज़ारों दुआएं देती हैं। और मैं ये सोचती हूँ मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाई, शायद उनकी दुआओं की बदौलत मेरे सारे बच्चे कामयाब हैं। बस मैं ये सोचती हूँ, दे ही नहीं पाई मैं वक्त अपने बच्चों को। मुझे पता ही नहीं लगता था, मेरे आने से पहले तो सो गए, दादी के पास, बुआ के पास सो गए, मुझे नहीं पता लगता था। तो मैं सोचती हूँ कि शायद उनकी दुआएं लगी। आप सोचिए कि मेरा बेटा IITian है, उस गांव से निकल के, तो मैं ये सोचती हूँ उनकी शायद दुआएं थी वो जो वहाँ है। मैम, आपने बताया कि दिल्ली में भी बहुत बड़े पैमाने पे कोटे हैं। दिल्ली में किस तरह का रेड लाइट एरिया है और किस तरीके से यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है? देखिए, दिल्ली में मेरे यहाँ मैं थोड़ा सा सेफ मानती हूँ क्योंकि वो छत पे हैं, ऊपर है कोठा, और यहाँ तो नीचे खड़ी हैं औरतें अधनंगे कपड़े पहन के, अश्लील फप्तियाँ कसते हुए, आदमियों को पकड़ के घसीटते हुए, जो उधर से निकल जाए जिसको बाजार ना पता हो, या कोई कस्टमर ही जा रहा हो, वो इस पे ना जाए तो पहले से घसीट लो, अंदर ले जाओ उसे। तो यहाँ का मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप थोड़ा सा GB रोड पे, मैं नहीं कर सकती वहाँ, इतनी गंदगी, एक दो मेरे से पिटेगी, 2-4 मुझे पीट डालेंगी वहाँ, वो नहीं मैं कर सकती। क्योंकि वो दिल्ली में जो चारों तरफ उसके मार्केट हैं, उनको आदत पड़ गई। वो क्यों नहीं करते उस मुहिम को? मैं हूँ खड़ी, करो ना उस मुहिम पे। एक तो आए, एक भी नहीं आता निकल के, कोई भी, क्योंकि उनकी बदौलत उनके बाजार चल रहे हैं। ये भी समझिए, ये एक रणनीति है कि वहाँ जाएगा आदमी, कुछ खरीदेगा भी तो, इधर को भी तो कभी ध्यान देगा। और जो यहाँ आएगा खरीदने आ रहा, हो सकता है उसका ही मन उधर को चलते, वो भी वहाँ चला जाएगा। तो ये वो एक सिद्धांत है ना कि आप मुझे दो, मैं आपको दूंगा, नहीं तो वो चल रहा है वहाँ। दिल्ली में बहुत मुश्किल है। दिल्ली में हम किस लेवल पे प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, कुछ नंबर दे पाएं? और क्या GB रोड के अलावा भी कोई एरिया है जो नहीं, देखिए, ऐसे तो बहुत जगह चल रहे हैं, जो पोल पे चल रहे हैं, पोल्स पे चल रहे हैं, लड़कियां खड़ी हैं पोल्स पे। आप कभी ध्यान करना, अब मेरे कहने से कभी आप निकले, बाइक से निकलिए, गाड़ी से निकलिए, कैसे भी निकलिए, अगर भीड़ भरे बाजार में आपको पोल पे एक लड़की पोल पे पैर रखे हुए मिले, एक सीधा खड़े और एक पोल पे रखा है, समझ लीजिए प्रोस्टिट्यूट, कॉल गर्ल है। उनके फिक्स्ड कस्टमर होते हैं, गाड़ी लगाएंगे, लड़की बैठी, कोई शक भी नहीं करेगा कौन गया। बस पहचान ये है कि वो पोल पे पैर लगाया कि जैसे कोई थक गया हो और वो पोल पे है उसका पैर। बस कभी देखना गौर करके, बहुत बड़ा रैकेट है दिल्ली में, और उससे बड़ा कमाठीपुरा में, बहुत बड़ा। कहाँ पर है कमाठीपुरा? मुंबई, बहुत बड़ा है। और सोनागाछी की तो खैर कल्पना नहीं की जा सकती, कलकत्ता की, वो तो समझिए अलग से शहर है एक पूरा। और वहाँ उनके बड़े ग्रुप्स भी बने हुए हैं, जैसे दलालों का अलग ग्रुप है, उनको नाम दे रखे हैं उन्होंने। और एक दरबार समन्वय कमेटी है जो वहाँ काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। और वो अच्छा है, उन लोगों के बीच से निकाल के उन्होंने उनके वहीं पे स्कूल से भी खोले। वो एक बड़ा सेटअप है, उसे कभी देखो तो वो उदाहरण हो सकता है, दूसरी जगहों के लिए उदाहरण हो सकता है जैसा वहाँ चल रहा है। और भाई उनका ये कहना भी यहाँ किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती तो होगी, खैर वो तो नहीं संभव है, इतने बड़े बाजार में कहाँ तक नज़र रखी जाती है। लेकिन उनके बच्चों के लिए क्रैचेस चलाए जा रहे हैं, उनके बच्चों के लिए वहीं के वहीं आंगनबाड़ी चलाई जा, बालवाड़ी चलाई जा रही, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो एक अच्छा सिम्टम है, उन दूसरों को भी उसे अपनाना चाहिए। गॉट इट, है ना। मैम, ये जो आपने जैसे पोल वाली बात बताई, हाँ, मुझे अब ये बताओ, जैसे अगर हम सिटीज़ के अंदर देखें तो ये देखा जाता है कि रात को कुछ समय के बाद, शायद अब 9, 10, 11 बजे के बाद लड़कियां खड़ी होती हैं वहाँ पे, होती है ना, वहाँ पर वो लड़कियां अकेली होती हैं। हाँ। तो क्या ये वहाँ पर रैकेट है? क्या उनको भी कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा उनको, नहीं, कोई भी नहीं देख रहा है। वो लग्जरी जुटाने वाली लड़कियां हैं जो हो सकता है दिन के मैं कहीं काम भी कर रही हूँ, कहीं जॉब भी कर रही हूँ, और ना भी कर रही हूँ तो ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि हम जॉब कर रहे हैं घर वालों को,
और वो लग्जरी जुटाने के लिए ही केवल उनका ही काम है, और क्योंकि ये उनको तो अच्छा पैसा देते हैं। एरिया कहाँ से दिखता है? कहीं से नहीं दिखता, वो तो आप किसी भी बड़े बाजार में चले जाओ, चौराहे वाले जहाँ बहुत आवागमन हो, एक हाई एंट्री का बहुत आवागमन हो, मिल जाएंगे आपको। वो गाड़ी में सेक्स करेंगे, कहीं भी नहीं ले जाएंगे। तो देखिए बहुत, आपने अगर वो देखी हो पीके, उसमें स्पष्ट लिखा था कि वो डांसिंग कार्स, ये सच्चाई है, बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि कुछ नहीं, उनको 3-4 हज़ार रुपये में आप ले जाओ, आप गाड़ी में सेक्स करेंगे, आपको पुलिस वाला छेड़ेगा भी नहीं। उस जगह पर खड़ी करनी है, आप पता है कहाँ खड़ी होनी है गाड़ी भी, ये भी पता है कौन सा एरिया है, उस जगह आप ले जाकर लगा दीजिए, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। पार्किंग में लगा दीजिए, किसी भी, कोई नहीं छेड़ेगा। पार्किंग में तो कोई भी देगा, पैसा देकर लगाएगा, कौन छेड़ेगा आपको। किसी ने देख भी लिया कि कोई अंदर कुछ ऐसा हो रहा है तो भी बालिग हैं हम, कोई किसी पे रोक टोक नहीं है। दिल्ली जैसी जगह में तो, हमारा शहर तो ऐसा है कि उस गाड़ी को घेर कर खड़े हो जाएंगे। ये तो ऐसा शहर है क्या, छोटा है, और जब तक वो निकल नहीं जाएंगे, उन्हें पीट नहीं लेंगे, उनके अधमरा नहीं कर देंगे तो बाज नहीं आएंगे। लेकिन दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर में कौन ये सब कर रहा है? लेकिन है ऐसी डांसिंग कार्स, है, ये ट्रेंड है। आप देखो अब गौर से कि लड़कियां आपको खड़ी दिखाई देंगी। क्यों खड़ी हैं? ऑटो निकल गया उनके सामने से, अरे अब तो खड़े होने की जरूरत ही नहीं, आप एक कॉल करिए, आपकी कार आ जाएगी, है कैब आ जाएगी, कोई भी, आप बैठिए। हो सकता है 2-4 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, कैब में बैठ के चले जाइए। लेकिन आप बैठती हैं, आप किस दिन वॉच करके देखिए कि वो प्राइवेट कार आएगी, तब आप बैठेंगे। वो पता है कि कौन आना है, मतलब आदमी को वो नहीं जानती, लेकिन उसे पता है, उस आदमी को। जैसे अब आपको मैंने बता दिया, आपको पता है कि वहाँ पे खड़ी होंगी लड़कियाँ, तो वहाँ पे आप गाड़ी रोक देंगे, अपने आप तय हो जाएगा क्या लेगी। चलो, वो अपनी जगह भी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे रूम्स ले रखे हैं उन्होंने, पेइंग गेस्ट हैं। दिल्ली में तो कोई पूछता नहीं, भाई फ्रेंड भी आ रहा है तो उसे भी नहीं पूछते। दिल्ली में जो रह रही हैं घरों में भी लड़कियां, पूछते तो नहीं है। तो अपनी भी जगह प्रोवाइड कराएंगी तो उसका पैसा अलग ले लेंगी। बताइए, उनको तो हम दोष दे रहे हैं जो रेड लाइट एरियाज में रह रही हैं। तो कैसे रोकेंगे इसे, कैसे रुकेगा ये? उनको ही तो रोक सकते हैं, हम उनकी कमर तोड़ सकते हैं। और जो इंडिविजुअली खुद कर रही हैं, उनकी कैसे उनका तोड़ेंगे? क्या करोगे? उनका कैसे करेंगे आप? उनके माँ बाप से कहेंगे आप? वो लड़ने को आएंगे। एक समय होता था कि पड़ोस का भी भाई है, उसको भी देख लिया तो हम हिल जाते थे अंदर से कि भैया ने देख लिया, घर जाके कहेंगे कि उधर को जा रही थी तो रास्ता ही नहीं था। आज तो आप कह भी नहीं सकते उनके माँ बाप से भी। तो यही कारण है कि आप कैसे कहेंगे, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह देंगे? ये तो बहुत छोटी सी बात, ये भी नहीं कह सकते भाई ये वहाँ क्यों जा रही थी आज। या माँ बाप को ये पूछने का भी हक नहीं है कि आप इतनी लेट नाइट क्यों आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कौन सा आपका ऑफिस है, कभी देख लो कहाँ आप काम कर रहे हो, इतनी लेट नाइट कहाँ थे। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमें सवारी ही नहीं मिली। सवारी तो जरा, अगर आप कमा रहे हैं तो सवारी तो जरा देर में आपके सामने हाजिर है। तो हमने जितनी लग्जरी जुटाई है ना, उनके खमियाजे भी हम ही भुगतेंगे, कोई और थोड़ी भुगतेगा। हमारी आगे आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, अगर अब भी हम नहीं संभले। अभी भी हमको अगर वही पुराने उसमें आना होगा। अभी आपने मेरे एक बच्चे से सवाल पूछा, आप भैया, तो उन्होंने कहा मेरी ताई जी हैं, है ना, आंटी नहीं कहा। मेरे घर में, मेरे आसपास में सख्त हिदायत है, मैं आंटी सुनना पसंद नहीं करती, नहीं मुझे चाहिए। अब मुझे किसी बात दीदी कहो, मुझे 2 शब्द नहीं मैं सुनती, भाभी नहीं सुनती अपने देवरों के अलावा, और आंटी नहीं कहलवाती। तो लाइए ना उस संस्कार को दोबारा से। क्यों दुहाई देते हैं? समाज गिर रहा है, समाज का पतन हो रहा है, लड़कियों का पतन हो रहा है, लड़कों का पतन हो रहा है। घर में तो घर जैसे रहिए। घर में आएंगे, मैं देखती हूँ कि फ़ोन लिए बहुत घरों में देखती हूँ, मेरठ में भी, और सीधी अंदर चली गई लड़की अपने। मैं पूछती हूँ अपनी जो भी मेरी हैं फेसबुक फ्रेंड्स में, भाई ये तो आई भी ना तेरे पास, राम रहीम तो कर लेती। अरे दीदी आजकल कौन करता है, बच्चे काम में लग रही है, गई अपने कमरे में। अब वो क्या कर रही है आपको तो पता नहीं, पता करिए क्या कर रहे हैं बच्चे। अभी भी तो वो बच्चे हैं जो IAS PCS बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी तो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना। तो खुद हटाइए इससे, जब आप खुद ही उसी धकेल रहे हैं तो फिर कहाँ से। मैम, अगर ये जो चल रहा है, अगर ये चलता रहा, आने वाले 50 सालों में भारत कहाँ पर है? बहुत बुरे हाल में, हांगकांग जैसा, बैंकॉक जैसा, खुली छूट है। आपको पता है, मैं आज से 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ, मेरे छोटे से शहर में एक ऐसा होटल पकड़ा कि जिसमें लड़की ऐसे रोती हुई आई मेरे पास कि वहाँ फिल्म बन रही है, मेरी भी बनी है, और बैंकॉक जा रही हैं वो, नेपाल जा रही हैं वो फिल्में, और मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी। सोचिए, हर कमरे में वो स्पाई कैमरा है,
वो जा रही हैं, पॉर्न नहीं बन रही, वो फिल्में जा रही हैं, वो यहाँ नहीं दिखाई जाती, इसलिए खतरा कुछ नहीं। बस अगली को उनको फंसा, कहा जाता है उस लड़की ने कहा मैंने 24 लड़कियां फंसाई हैं वहाँ भेजने के लिए अलग अलग फ्रेंड्स से, लड़के वो देते और लड़कियों को मैं फंसाती अपने कॉलेज की, और वो एमए कर रही थी उस समय। सोचिए, वो लड़का जो उसका फ्रेंड था वो जिम चलाता था, जिसके साथ हो गई। आज तो समय इतना परिवर्तित हो गया, तो अब क्या नहीं होगा। किस होटल में नहीं लगे होंगे कैमरे, ऐसे कैसे उम्मीद करें हम कि नहीं। बहुत हाईफाई की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन ये जो छूट भैया होटल्स खुले पड़े हैं जगह जगह, इनमें क्या उम्मीद नहीं कर सकते आप। कोई सुधार की गुंजाइश अगर अब भी नहीं हमने जुटाई ना, तो हम अपनी संस्कृति की दुहाई नहीं दे पाएंगे। कितना भी हमारे पीएम चिल्लाते रहें कि हम विश्व गुरु हैं, मगर हम रसातल में जा रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ हम आगे वो प्रूव कर रहे हैं, वो अपने आप को दुनिया दिखा रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे बच्चे गर्त में गिरते जा रहे हैं। उन्हें रोकना होगा बस, कैसे भी। और ये माता पिता का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को कैसे रोकें। बहन भाई का डर बिठाइए, बड़े छोटे का सम्मान बिठाइए, थोड़ा सा समय तो देना होगा बच्चों को। और नहीं दिया तो 50 साल बाद विश्व गुरु कहलाने लायक की तो बात ही नहीं है। हम भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा इन हालत में। हम बैंकॉक और थाईलैंड और हांगकांग जैसे बन जाएंगे कि लोग इस काम के लिए आएंगे केवल। अभी पता नहीं आपने देखी है नहीं, मैंने एक वो है, मैं उनकी वजह से कभी कभी कोई फिल्म देखती हूँ, गजराज राव, और वो फिल्म का नाम तो मैं भूल गई, OTT पे। तो केवल रिटायरमेंट के बाद बैंकॉक जाने की बात करते हैं, तो उनकी बड़ी मजाक बनाई जाती है उस बात को। आप सोचिए, जिस पे मीम बन सकते हैं बैंकॉक जाने की बात पे, कितना बदनाम वो देश होगा। तो एक दिन हमारे देश का यही हाल होना है अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो। और अभी तो गुंजाइश नहीं दिख रही। मैं सोच रही हूँ अच्छा है कि मैं तो रहूँगी नहीं, तो ये देखने के लिए, वरना कोई मुझ जैसे को तो ऐसे ही मार देगा। बस सुधर जाओ, बस मैं तो यही कहूँगी सबसे। अपने पॉडकास्ट में लोगों को कहो कि अभी सुधर जाओ, अपने जैसे बच्चों को कहो कि सुधर जाओ। बस ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी ये है कि आप कैसे सम्मान के साथ कमाते हैं, चाहे थोड़ा कमाएं, पर सम्मान से कमाइए। और ऐसी कौन सी भूख है जो आपको इस काम से मिटानी है। शादी करिए, शादी आपकी नहीं बनी रही, रोज़ टूट रही हैं शादियाँ, इसीलिए तो टूट रही हैं कि आप बिंदास हैं। पहले आदमी कल्पना नहीं करता था कि दूसरी औरत की तरफ देखें। औरत तो खैर सोच ही नहीं सकती थी कि कोई और मर्द भी हो हमारी ज़िंदगी में। मगर आज पता नहीं लग रहा, ब्रेकआउट है, अभी ब्रेकअप है, फिर मेकअप है। अरे भैया कैसे हो गई ये, क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, और मैं तो चाहती भी नहीं कि मैं इस दुनिया की हूँ। मैम, जब आप ऐसे केसेस देखते हो, आप कभी ऊपर देख के भगवान की तरफ भी देखते हो? देखती हूँ, सवाल करते हो? करती हूँ, अकेले भी करती हूँ कि अगर तू कहीं है, कहाँ है, कुछ तो कर। है ना कि भगवान है कहाँ रे तू। नहीं, बहुत पूछती हूँ मैं। कभी कभी मैं शाम को दिया जलाऊंगी तब भी पूछती हूँ कि बस ऐसा कर दे कि कभी किसी लड़की को ऐसा काम ना करना पड़े। बस अपने लड़कों को सुधार ले और किसी लड़की को ऐसा काम ना करना पड़े बस। लेकिन हो पता नहीं, भगवान भी शायद इस कलयुग में चुप हैं। और मेरा शहर तो ऐसी इस समय बदनामी के कगार पे है, बिल्कुल वहाँ है टॉप पे। क्या कहूँ, जहाँ ड्राम में टुकड़े करके डाल दें, सांप से कटवा के मार दें, क्या है पता नहीं। फिर भी मैं अपने शहर को प्यार करती हूँ, साफ करने की कोशिश करूँगी जब तक जीऊँगी। मैम, जितनी लड़कियां ये पॉडकास्ट देख रही हैं, अपने माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहूँगी, देखो, हर स्त्री का ये अधिकार तो है कि वो स्वेच्छा से निर्णय ले वो किससे शादी करे। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि किससे शादी ना करे, क्योंकि अगर मैं, आप सोचिए कि 8 और 5 43 साल पहले मेरी लव मैरिज है, इमेजिन कर सकते हैं आप। तो मैं ये आज़ादी तो देती हूँ कि आप लव मैरिज करें, मगर फिर वो लव मैरिज ही हो, वो हिट मैरिज ना बन जाए 1-2 साल में। एक तो ये, और दूसरा क्या चाहिए वो बताइए। अगर पति पत्नी के बीच में भी तो है रिलेशन,
ये क्या दुनिया में कर रहे हो आप जाके? कैसे आपका मन करता है किसी अनजान के साथ जाके और उसके कमरे में जाएं, उसकी गाड़ी में जाएं? मत मत करिए ये। माँ बाप के सम्मान को नहीं देख रहे, अपने वजूद के सम्मान को तो देखो। स्त्री का अपना एक वजूद होता है, माँ है, बहन है, बेटी है, उसको तो कायम रखो। औरत बन के क्यों रह गए? केवल स्त्री बन के रह रही हैं। स्त्री बनना बंद कर दो, माँ बहन और बेटी भी बन जाओ। हो सकता है समाज में तुम्हारे जरिए सुधार आ जाए। बस मेरा तो इतना सा है। बाकी ये नहीं सुधरेंगी तो इन्हीं को झेलना है। कल इनके बच्चे होंगे ना, जब तब इन्हें लगेगा हमने क्या किया। बस मैं घमंड करती हूँ अपने आप पे भी और अपने बच्चों पे भी। बस आप ऐसा घमंड करने वाले बनिए। मैं घमंड करती हूँ कि मैंने ऐसी जगह काम किया और अपने चरित्र पे दाग भी नहीं आने दिया। और घमंड करती हूँ कि मेरे बच्चों ने देखा और फिर भी उन्होंने ऊंचाइयाँ छूई। बस बन के तो देखिए एक बार। गांव देहात से निकल के अगर मैं कर सकती हूँ तो आपके पास तो शहर में सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है आपके पास। और ये ना सोचें, मैं फिर आपके माध्यम से कह रही हूँ कि मैं यहाँ बात बना रही हूँ। ये मैं आज भी गांव में रहती हूँ। मैं सबको आमंत्रित करती हूँ, कभी भी आ जाओ। मैं आज भी गांव में रहती हूँ, गांव में ही मेरा अंतिम सांस लूँगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कृपा है भगवान की, उसकी कृपा बनी रहे, आप पे भी बनी रहेगी। बस अपने सुधार लीजिए अपने आप को। दुनिया में एक ही बार जन्म मिलता है। लोग कहते हैं 7 जन्म 10 जन्म, कभी नहीं मिलता। एक जन्म आपको मिला है, इसे अच्छे से गुजार दीजिए। किसी की मदद करके खुद की मदद मत करिए, किसी की खुद की कर लीजिए बस। बेशक मैम, पूरा पॉडकास्ट शायद ऐसा रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इतने पॉडकास्ट में शायद इतना इमोशनल मैं कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो रियलिटी चेक है जो आपने दिया, इससे शायद हमें अपने समाज का ये सच पता लगता है जो कि हमारे सामने होते हुए भी ब्लैकआउट हो जाता है, नहीं दिखता, नहीं कोई जानना चाहता। हम ऐसे निकलते हैं, बाजार से देख रहे हैं, बस निकल गए, आंखें बंद कर लेते। बंद कर लेते। तो मैम, जिस तरह आपने पिछले 30 सालों से, अब 31 साल होने वाले हैं, आपने जिस तरह से सबकी सेवा करी है, ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और आपको भारत रत्न से नवाजना चाहिए। अवार्ड के लिए कभी कुछ नहीं किया, बस इतना हो कि कोई बेटी उन कोठियों की सीढ़ियों पर ना चढ़े और कोई पोल पे ना खड़ी हो। बिल्कुल मैम, मैं पर फिर भी अपने इस पॉडकास्ट से सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार तक ऐसी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि मैम ये अवार्ड शायद आपके लिए तो एक अवार्ड होगा, पर आने वाले समय के लिए ये उन सभी महिलाओं को शक्ति देगा। ये समाज में जो यूथ है उसको इंस्पायर करेगा और याद दिलाएगा कि कोई अतुल शर्मा जी जैसा था जो कि इन लोगों के लिए खड़ा हुआ, जिसके लिए शायद आज कोई पॉलिसी नहीं है, जिनको देहात, जिनको इंसान भी नहीं समझा जाता। तो आज मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये किसी एक तरीके से अगर इस पॉडकास्ट से कोई स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर में डाल सकता है और अथॉरिटीज़ को टैग करे, चाहे नरेंद्र मोदी जी को टैग करे, लोगों को प्रेरणा दे इसको सुनाने की, इस बात को आगे तक ले जाने की, तो मुझे लगता है अपने से जो हम कर सकते हैं, दिस इज़ द लीस्ट व्हाट वी कैन डू। बहुत बहुत धन्यवाद।